हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना अमन सर और इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं जेई मेंस का पेपर सॉल्यूशन जुलाई अटेम्प्ट वाला, जो कि 28 जुलाई 2022 को शिफ्ट 2 में हुआ था। सो बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं इस पेपर में हमसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें दो सेट्स गिवन है, सेट एस जिसमें एक इनइक्वालिटी गिवन है और यहाँ पे बताया गया कि जो x की वैल्यू है, x की जो रेंज है वो -6 से 3 है, जहाँ पे हम लोग -2 और 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और एक सेट t है जिसमें हम लोग को x गिवन है इंटीजर और जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इन s इंटरसेक्शन t, यानी s और t में कितने हमारे एलिमेंट्स कॉमन आए वो बताना है। सो हियर आर द ऑप्शंस। क्या करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं इस वाली इनइक्वालिटी की। देखिए आपको x की रेंज गिवन है -6 से 3, लेकिन आपको -2 और 2 नहीं लेना है और नहीं लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर -2 और 2 ले लेंगे तो ये वाला पार्ट अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट की बात करते हैं, मॉड ऑफ x प्लस 3, और नीचे वाला पार्ट में क्या है, मॉड ऑफ x। तो जिसके जिसके ऊपर मॉड लगा रहता है तो उस हम लोग को क्या करते हैं, उस वाले पार्ट को दो पार्ट्स ब्रेक करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आप मुझे बताओ, ये जो आपका एब्सोल्यूट साइन है मॉड ऑफ x प्लस 3 वाला, इसका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या है? इसका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन है -3 और इसका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन है आपका 0 के बराबर। तो मैंने कहा इसको क्या करते हैं, ये जो हमारी रेंज गिवन है x की, जो डोमेन गिवन है x की, है ना, तो इसको क्या करते हैं, तीन पार्ट्स ब्रेक करते हैं। एक इंटरवल हो जाएगा हमारा -6 से -3, एक हो जाएगा हमारा -3 से 0 और एक हो जाएगा हमारा 0 से 3। ठीक है, इन तीन पार्ट्स ब्रेक करते हैं। ये हो गया केस फर्स्ट, ये केस सेकंड और ये केस थर्ड। केस फर्स्ट जब हम लोग x को लेंगे -6 से -3 के बीच में, ध्यान से देखिएगा, जब x को -6 से -3 के बीच में लेंगे तो ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस 3 विल बिकम नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो मॉड माइनस साइन के साथ हटेगा और आगे -1 है तो -x प्लस 3 और -1, तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 3 प्लस 1, यानी कि x प्लस 4। नीचे की बात करें, नीचे आपका क्या है, मॉड ऑफ x -2। मॉड ऑफ x कैसा रहेगा इस इंटरवल के लिए, दैट विल बी नेगेटिव ऑल्सो, तो मॉड हटेगा यहाँ पे भी माइनस साइन के साथ, तो हो जाएगा माइनस ऑफ x -2, तो माइनस साइन कॉमन कर ले तो हो जाएगा x प्लस 2, और ये कैसा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस से माइनस जाएगा, बचेगा x प्लस 4 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे वही अपने वेव मेथड से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -∞ से -4। ठीक है, -4 पे क्लोज इंटरवल रहेगा, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और 2 पे रहेगा ओपन इंटरवल, क्योंकि 2 हमारा इंक्लूड नहीं करना था। ये आ गई x की वैल्यू। अब अगर फिल्टर की बात करें, फिल्टर क्या बोल रहा था, -6 से -3 के बीच में लेना था। तो आप बताइए, ये जो इंटरवल आया है x का, इसको जब हम लोग फिल्टर करेंगे इस वाले पार्ट से, तो हम लोग को x की क्या वैल्यूज मिलेंगी फिल्टर के बाद, तो x की जो वैल्यूज मिलेंगी वो हो जाएंगी हमारी -6 से -4 तक, और -4 हमारा इंक्लूड रहेगा, -6 to -4 इन क्लोज्ड इंटरवल। तो ये आ जाएगी हमारी x की पहले पार्ट की वैल्यूज। बात करते हैं इस वाले की, -3 से 0। जब आप x -3 से 0 लेते हो मेरे भाई, तो ये वाला जो मॉड है ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि -3 से 0 के बीच में x प्लस 3 आपका पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड कैसे हटेगा, प्लस साइन के साथ, तो हो जाएगा x प्लस 3 -1, यानी कि x प्लस 2 अपॉन नीचे वाला जो पार्ट है, जब आप -3 से 0 लोगे, ध्यान सुनना, जब आप x -3 से 0 लोगे तो ये वाला पार्ट जो मॉड ऑफ x है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मॉड माइनस साइन के साथ हटेगा, तो -x -2 माइनस कॉमन कर ले तो अंदर बचेगा x प्लस 2, और ये कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप बताओ, x प्लस 2 और x प्लस 2 तो हमारा सेम फैक्टर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसे हम लोग कैंसिल आउट नहीं करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को x -2 नहीं लेना आएगा, तो -2 हमारा फैक्टर नहीं है इसका, तो आप इजीली कैंसिल आउट करा सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो आप जब इसको कैंसिल आउट कराएंगे तो बचेगा -1। क्या -1 0 से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं, यानी कि इस इंटरवल की हम लोग एक भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को गलत इनइक्वालिटी मिल रही है। उसके बाद जब आप x 0 से 3 लेते हैं तो ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव, ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका x प्लस 3 -1, यानी कि x प्लस 2, नीचे हो जाएगा आपका x -2, यहाँ पे भी मॉड आपका प्लस साइन के साथ रिमूव होगा अब, तो नीचे हो जाएगा आपका x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यूज आएंगी वो हो जाएंगी -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, सब पे ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि -2 और 2 को इंक्लूड नहीं करना है। अब इस फिल्टर की बात करें तो आप मुझे बताओ, 0 से 3 इंक्लूडेड है, 0 से 3 और ये फिल्टर, इन दोनों जब इस फिल्टर और इस वाले पार्ट में जब आप x की वैल्यूज कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ x बिलोंग्स टू 2 से 3 इन सेमी ओपन इंटरवल, 3 पे क्लोज रहेगा और 2 पे ओपन रहेगा। अब ये आ गई x की वैल्यूज, यहां से एक मिली -6 से -4 क्लोज इंटरवल, और यहां से मिली 2 से 3 सेमी ओपन इंटरवल। अब बात करते हैं t की। t क्या गिवन है, x स्क्वायर -7 मॉड ऑफ x प्लस 9 लेस देन और इक्वल टू 0। इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देखिए ध्यान से। तो इसको जब मैं इसके हम लोग रूट्स निकालेंगे तो फैक्टराइजेशन से उसके रूट्स तो निकलेंगे नहीं, तो एक काम करते हैं, श्रीधराचार्य मेथड से इसके रूट्स निकालते हैं। देखिए यहीं पे साइड में बताता हूँ पहले।
तो अगर मैं मॉड ऑफ एक्स की बात करता हूँ तो दैट विल बी व्हाट, माइनस बी यानी कि 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 7 स्क्वायर विल बी 49 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 विल बी 36, तो 49 माइनस 36 विल बी 13, नीचे हो जाएगा आपका 2। ये आ गया इसके दोनों रूट्स, दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तो वेव मेथड से क्या करेंगे, वेव मेथड से जब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहां पे मॉड ऑफ एक्स इसका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स इसका वेरिएबल हो जाएगा। देखिए आगे, तो अगर मैं बात करता हूं कर्वी मेथड की, तो यहां पे एक रूट आ रहा था 7 माइनस रूट 13 बाय 2 और एक आ रहा है 7 प्लस रूट 13 बाय 2, लेकिन यहां पे रियल नंबर लाइन पे क्या चल रहा है, यहां पे चल रहा है आपका वेरिएबल मॉड ऑफ एक्स। आपको लेना क्या था, लेस देन और इक्वल 0 वाला पार्ट, तो जब लेस देन और इक्वल टू 0 वाला पार्ट आप लोगे तो यानी कि आप ये वाला पार्ट लोगे, प्लस माइनस प्लस यानी कि ये वाला पार्ट आप लोगे, दोनों इंक्लूडेड रहेंगे, इक्वालिटी क्योंकि मेंटेन करनी है। अब इस नंबर लाइन पे क्या चल रहा है आपका मॉड ऑफ एक्स, तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, दैट मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 माइनस रूट 13 बाय 2, और एक बार मिलेगा आपको 7 प्लस रूट 13 बाय 2। अब अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूं, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे और दोनों का कॉमन ले लेंगे। तो जब मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूं तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी हम लोग को माइनस ऑफ 7 प्लस रूट 13 बाय 2 से लेकर 7 प्लस रूट 13 बाय 2 तक। और अगर मैं बात करता हूं इस वाले पार्ट की, तो यहां से हम लोग को मिलेगा एक बार क्या, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन दिस नंबर है, तो एक बार हो जाएगा आपका x ग्रेटर देन 7 माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल 7 माइनस रूट 13 बाय 2, और एक बार हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू माइनस 7 माइनस 13 रूट 13 बाय 2। इस वाले पार्ट की मैं बात करूं तो देखिए क्या हो रहा है, यहां 7 प्लस रूट 13 की वैल्यू क्या होती है 3 पॉइंट समथिंग, 7 प्लस 3 पॉइंट समथिंग क्या हो जाएगा 10 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 5 पॉइंट समथिंग। पॉइंट समथिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एक अंदाजा लेना है इंटीजर्स का। इसकी मैं बात करूं 7 प्लस 3 पॉइंट समथिंग 10 पॉइंट समथिंग बाय 2 विल बी 5 पॉइंट समथिंग। तो यहां से हम लोग को x की जो वैल्यू मिल रही है कहां से कहां मिल रही है, -5 से 5 के बीच में, मतलब यहां पे हमारा डेसिमल वैल्यू यहां पे भी होगी और यहां पे भी होगी। यहां की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से आपको x लेना है एक बार 7 माइनस रूट 13 बाय 2 से बड़ा, तो 7 माइनस रूट 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस 3 पॉइंट समथिंग विल बी 3 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2, तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग, एक अंदाजा लेने के लिए। और का मतलब होता है यूनियन x लेस देन और इक्वल टू माइनस 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आई है 1 पॉइंट समथिंग। तो एक बार आप क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 1 से बड़ा और एक बार हो जाएगा -1 से छोटा, और इसके साथ आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। और ये वाला जो रेंज है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या बोल रहा है -5 से 5 के बीच में लो, है ना। तो जब आप दोनों में कॉमन लेंगे तो आपको x की जो वैल्यूज कॉमन मिलेंगी वो क्या हो जाएंगी, देखिए x की वैल्यूज आपको मिलेंगी -5 से -1 के बीच में, क्योंकि -1 से छोटा लेना है, यहाँ पे -5 से बड़ा लेना है। तो x की वैल्यूज मिलेंगी -5 पॉइंट समथिंग से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, -5 पॉइंट समथिंग से -1 पॉइंट समथिंग तक। उसके बाद और क्या मिलेगा हम लोग को आगे, और मिलेगा हम लोग को यहां से 1 से बड़ा और यहां लेना 5 से छोटा, तो और हम लोग को मिलेगा 1 पॉइंट समथिंग से 5 पॉइंट समथिंग तक। अब पॉइंट समथिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे हम लोग को x की वैल्यूज केवल इंटीग्रल लेनी है। अब आप मुझे बताओ जो x की वैल्यूज यहां से मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, -5 पॉइंट समथिंग से -1 पॉइंट समथिंग तक की आपको कितनी इंटीग्रल वैल्यूज मिल सकती हैं। तो मैंने कहा आपको यहां पे x की वैल्यूज मिल सकती हैं सिर्फ और सिर्फ -5, क्योंकि -5 इंक्लूड रहेगा, -5 पॉइंट समथिंग -5 से पीछे लाई करता है, तो -5 -4 -3 और -2 भी मिलेगा, लेकिन -1 नहीं मिलेगा क्योंकि -1 तक की रेंज नहीं जा रही है। इसकी बात करते हैं 1 से 5 के बीच में आपको क्या क्या नंबर्स मिल सकते हैं। 1 से 5 के बीच में आपको मिल सकते हैं 2, 3, 4 और 5। तो x की ये सारी वैल्यूज मिल रही है हम लोग को दूसरे वाले पार्ट से, सेट t से। अब हम लोग को क्या बताना था, s और t में कॉमन, तो s और t में कॉमन कितने एलिमेंट्स मिल सकते हैं। तो यहां से अगर आप देखें तो -6 -5 -4 इंटीजर्स की वैल्यू में बात कर रहा हूं, इंटीग्रल वैल्यू की, क्योंकि उधर आपको इंटीजर मिले केवल। तो -6 -5 -4 यहां से मिलेगा, यहां से कुछ भी नहीं, और यहां से मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 3। तो देख सकते हैं कितने पार्ट्स कॉमन आ रहे हैं। तो यहां से आपको मिल रहा है -5 -4 -3 ओनली, -5 और -4 यहां से मिलेगा दोनों में कॉमन, और आगे की बात करें तो पॉजिटिव में केवल 3 कॉमन मिल रहा है। तो एक पार्ट मिल जाएगा आपको -5, एक -4 और एक आपको मिलेगा 3। तो S इंटरसेक्शन T में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन आएंगे दैट विल बी 3। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और 1/α² + 1 और 1/β² + 1 इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं, जहां पे a और b आपको अननोन कांस्टेंट्स गिवन है। तो कह रहा है ये जो आपकी इक्वेशन गिवन है x² - a + b - 2 × x + a + b + 2 = 0, इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे या कैसे होंगे, हम लोग को ये बताना है।
तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स है तो यहाँ सबसे पहले पता चलता है दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2, और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा आपका √6 के बराबर, सबसे पहली बात। उसके बाद अगर इस इक्वेशन के रूट्स आपको गिवन है ये और ये, तो मैंने कहा सम ऑफ रूट्स हो जाएगा आपका -a के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा आपका b के बराबर। अब हमें क्या बताना आएगा, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, तो उसके लिए a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, और जो अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ √2 और √6 के फॉर्म में आ जाएगी। ध्यान से देखिए, तो सम ऑफ रूट्स कैसा हो जाएगा, a के बराबर मतलब -a के बराबर, अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई करा दें दोनों तरफ तो हो जाएगा a इक्वल्स टू -1/α² -1/β² -2। ध्यान से देखिए, यहां से मैं 1/α² प्लस 1/β² की वैल्यू निकाल सकता हूं, वो क्या हो जाएगी 1/α² प्लस 1/β² विल बी इक्वल्स टू -2 -a। कुछ नहीं किया है, इन दोनों को उस तरफ ले गए और a को इस तरफ लिया है। अब आप मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा 1/α² β², एक बार हो जाएगा +1, एक बार हो जाएगा 1/α², एक बार हो जाएगा +1/β²। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जो किसके बराबर हो जाएगा b के बराबर। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी b के बराबर। अब आप मुझे बताओ 1/α² प्लस 1/β² की वैल्यू क्या थी इन टर्म्स ऑफ a, दैट इज -2 -a। तो यहां पर रिप्लेस कर दो, तो -2 -a और +1 तो हो जाएगा -a -1, क्योंकि 1 से 1 चला जाएगा और बचेगा यहाँ पे एक -1। भाई -2 + 1 क्या होता है -1, और जो आपका -a जब वो उस तरफ जाएगा तो उस तरफ जाके हो जाएगा a + b। इधर क्या बचेगा 1/α बीटा का होल स्क्वायर और बचेगा आपका -1। ठीक है, यहां से आपकी a + b की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए क्या होगा, तो 1/α बीटा की वैल्यू क्या थी, 1/α बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू थी आपकी √6, तो 1/α बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√6 और स्क्वायर करेंगे तो यहां पे हो जाएगा आपका 1/6। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6 और आगे आपका -1, तो a + b की अल्टीमेट वैल्यू आ जाएगी -5/6। हमारा काम यहां पे समाप्त हो चुका है। अब a + b की वैल्यू यहां पे और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी ये वाली, x² -5/6 -2 इंटू x प्लस 2 -5/6 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब इसके रूट्स बताने तो भैया इसके रूट्स आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, दो फैक्टर्स करेंगे, एक फैक्टर आपका हो जाएगा 3x + 7 और एक फैक्टर हो जाएगा आपका 2x + 1। तो यहां से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी -7/3 और -1/2। सो यहां से पता चलता है दैट द इक्वेशन ऑफ दिस दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर बोथ रियल एंड बोथ नेगेटिव। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, ए और बी। बताया गया ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें चेक करना है इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो चारों ऑप्शंस को 1 बाय 1 क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग ऑप्शंस में क्या होगा, अलग अलग हम लोग को क्या गिवन है, कंडीशंस गिवन है ए और बी में। तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को चेक करना सबसे पहले। देखिए ध्यान से, ए आपको गिवन है सिमेट्रिक, तो यहां से मैंने कहा कि ए ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा ए के बराबर, और बी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी के बराबर। नाउ वी हैव टू चेक दिस मैट्रिक्स ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। देखिए, तो ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज हमारा माइनस बी है, तो इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं किसी मैट्रिक्स सी के बराबर। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो सी ट्रांसपोज की वैल्यू हो जाएगी ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 की होल ट्रांसपोज की बराबर। ए ट्रांसपोज ए की पावर 4 का ट्रांसपोज अलग, माइनस बी की पावर 4 का ट्रांसपोज अलग। ए की पावर 4 का ट्रांसपोज को लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज की पावर 4, और इसको भी लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज की पावर 4। तो आप मुझे बताओ ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी, ए के बराबर, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा ए की पावर 4। इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस बी के बराबर, माइनस बी की पावर 4 इवन करोगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो माइनस बी की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स सी। यानी कि सी हमारा है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि सी डैश यानी सी ट्रांसपोज की वैल्यू सी के बराबर आ रही है, तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैंने कहा ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही तो है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी ए बी माइनस बी ए चेक करते हैं। तो ट्रांसपोज ले लो, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज की बात करें तो दैट विल बी माइनस बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए, तो माइनस बी ए। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा माइनस बी, और माइनस माइनस विल बिकम प्लस ए बी, तो ए बी माइनस बी ए विच इज इक्वल टू सी ऑल्सो। तो सी भी हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो भी हमारा कैसा आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब सी की बात करते हैं, बी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 को चेक करते हैं। तो b की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 का ट्रांसपोज लोगे तो हो जाएगा b की पावर 5 का ट्रांसपोज, यहाँ a की पावर 5 का ट्रांसपोज। b की पावर 5 इसको लिख सकते हैं b ट्रांसपोज की पावर 5। अब आप मुझे बताओ b ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर थी, माइनस b की पावर 5 करेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और माइनस a की पावर 5 का ट्रांसपोज हमारा a की पावर 5 ही रहेगा।
तो आप देख सकते हैं ये आ रहा माइनस ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, माइनस कॉमन कर ले, अंदर बचेगा आपका ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5। ना ही ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, ना ही ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। तो ऑप्शन सी में बोल रहा था दैट दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैंने कहा ये गलत है। तो अगर ये गलत है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस, ऑप्शन डी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल क्वाड्रेटिक है। f1 की वैल्यू गिवन है 3, f-2 की वैल्यू गिवन है लैम्डा और f3 की वैल्यू गिवन है 4। एक इक्वेशन और गिवन है f0 प्लस f1 प्लस f-2 प्लस f3 की वैल्यू 14 के बराबर। तो कह रहा है लैम्डा की वैल्यू बताओ। तो बहुत आराम से बता सकते हैं, ध्यान से देखिए। f0, f1, f-2 और f3 की वैल्यू गिवन है 14। तो मैंने कहा f1, f-2 और f3 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं सबसे पहले। तो f0 की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। देखिए कैसे, f1 की वैल्यू क्या है 3, f-2 की वैल्यू क्या है लैम्डा और f3 की वैल्यू क्या है 4 इक्वल्स टू 14। तो जब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से f0 की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस लैम्डा। और अगर आप एग्जैक्टली चेक करेंगे f0 की वैल्यू फ्रॉम दिस फंक्शन, तो f0 आपका क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ। 0, x की जगह पे 0 रखोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा c। तो अल्टीमेटली जो f0 की वैल्यू थी वो क्या थी, c के बराबर। और यहाँ से f0 की वैल्यू क्या आ रही है, 7 माइनस लैम्डा। तो 7 माइनस लैम्डा हो जाएगा हमारा c के बराबर। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्मार्ट करेंगे, ज्यादा गधों की तरह नहीं लगेंगे, तो टाइम आपका बहुत सारा सेव हो जाएगा। f1 क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 रखो तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। f3 की वैल्यू क्या गिवन थी 4 के बराबर, तो 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल्स टू 4। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। और f ऑफ -2 की वैल्यू गिवन थी लैम्डा के बराबर, तो जहां पे x है वहां पे -2 सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप इन तीनों इक्वेशंस को इस तरह सिंप्लीफाई करो जिसकी हेल्प से लैम्डा की वैल्यू निकल आए। देखिए कैसे, मैं बताता हूं। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना, अगर आप सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हो और सबट्रैक्ट करा देते हो अल्टीमेटली मान लो, तो सी से चला जाएगा, बचेगा ए और बी। किसके टर्म्स से बचेगा, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो यहां पे अगर ए और बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकालते हो आप, और सी की वैल्यू आपने ऑलरेडी लैम्डा टर्म्स में निकाली है, तो आप ए बी और सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। तो वही करेंगे यहाँ पे। अगर आप सेकंड माइनस थर्ड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 विल बी 5a, 3 माइनस 2 विल बी प्लस 2, तो दैट विल बी प्लस 5b। और सी से सी चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, बचेगा 5a प्लस 5b इक्वल्स टू 4 प्लस लैम्डा। तो 5 ऑफ a प्लस b किसके बराबर हो जाएगा, 4, सॉरी सबट्रैक्ट कराया था, 5 ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू 4 माइनस लैम्डा। सबट्रैक्ट कराया तभी जाके हमारे दोनों ऐड हुए थे। तो 5 ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 4 माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो यहां से a प्लस बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 4 माइनस लैम्डा बाय 5। नाउ यू कैन सी a और b की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। काम समाप्त हो सकता है। a प्लस बी की जो वैल्यू आई है इसको उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो, और जो c की वैल्यू आई थी उसको भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा बाय 5 प्लस c की वैल्यू क्या थी 7 माइनस लैम्डा विच इज इक्वल्स टू 3। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन f गिवन है फ्रॉम r टू r, डिफाइंड है इस तरह से, ठीक है। फंक्शन हम लोग को गिवन है एक लिमिट के फॉर्म में, और हमें बताना है कि अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल x, तो किस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होगा, x की किस वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। आप देखिए लिमिट आपको यहाँ पे गिवन है n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, और ये जो आपको फंक्शन गिवन है आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे x की पावर 2n, यहाँ पे x की पावर 2n, यहाँ पे x की पावर 2n प्लस 1 गिवन है। n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी का मतलब क्या होता है कि n हमारा बहुत तेजी से इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि यहाँ पे इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रीट बनाएंगे। डिस्क्रीट यानी कि डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। किसकी वैल्यूज के लिए, x की वैल्यूज के लिए, क्योंकि आपको लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी तो ऑलरेडी गिवन है। तो आप क्या करो, एक बार x का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा लो और एक बार x का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा लो, क्योंकि जब आप x का मैग्नीट्यूड एक बार 1 से बड़ा लोगे और उसकी पावर जब आप इंक्रीज करोगे तो नंबर और बड़ा हो जाएगा, और अगर आप x का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा लोगे और उसकी पावर जब आप इंक्रीज करोगे तो नंबर और छोटा हो जाएगा। तो देखिए ये मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि एक बार आप x को क्या ले रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और इसका मतलब है कि एक बार आप x को ले रहे हैं -1 से 0 और एक बार 0 से 1, यानी कि x को आप ले रहे हैं कहां से कहां, -1 से 1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में। देखिए ध्यान से, ये जो आपको फंक्शन गिवन है, जब आप x की जगह पे लेस देन -1 लेंगे, यानी कि जब आप x को -1 से छोटा लेंगे, तो जब आप x को -1 से छोटा लेते हैं तो क्या होगा, देखिए फंक्शन बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप x को -1 से छोटा लेते हैं तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कैसा हो जाएगा,
-1 से छोटा, यानी कि मैग्नीट्यूड उसका कैसा है, 1 से बड़ा। जब उसकी पावर आप 2n करेंगे, 2n का मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और कैसा इन्फिनिटी, इवन इन्फिनिटी। तो अगर आप एक बात बताओ, x की पावर 2n की अगर मैं बात कर रहा हूं, x की पावर 2n, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, x स्क्वायर की होल पावर n। तो अगर आप x कैसा ले रहे हैं, -1 से छोटा, तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव की पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, आपका एक इनफाइनाइट नंबर के बराबर। तो अल्टीमेटली ऊपर क्या है, इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट है। तो एक काम करते हैं, ऊपर से x की पावर 2n कॉमन करते हैं, नीचे से भी x की पावर 2n कॉमन करते हैं, और उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका cos 2 पाई x अपॉन x की पावर 2n, यहां बचेगा आपका माइनस साइन ऑफ x -1 अपॉन, डिनोमिनेटर की बात करें, अगर x की पावर 2n कॉमन लेकर आएंगे तो यहां बचेगा आपका 1 अपॉन x की पावर 2n, यानी कि x की पावर -2n। यहां बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ एक x, और यहां बचेगा आपका -1। जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे x n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस ऑफ साइन x -1 अपॉन x -1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब आप x लेस देन -1 ले रहे हैं तो फंक्शन क्या हो रहा है आपका, माइनस ऑफ साइन x -1 अपॉन x -1। अब जब एग्जैक्ट -1 लेंगे, जब हम लोग x की जगह पे एग्जैक्टली -1 लेंगे तो क्या होगा, तो एग्जैक्टली -1 लेने का मतलब क्या होता है, जब भी आप -1 की पावर या +1 की पावर आप कुछ भी करते हो तो क्या होता है, +-1 के बराबर ही होता है। तो अगर आप लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी इसमें अप्लाई करते हो, तो -1 या +1 की पावर अगर आप इनफाइनाइट भी कर दो तो भी क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो x स्क्वायर है, जब आप x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 का स्क्वायर विल बी 1, और 1 की पावर इनफाइनाइट करने का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो अल्टीमेटली जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और जो ये वाला पार्ट है, इन तीनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1। तो ये वाले 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आपका क्या हो जाएगा, cos 2 पाई x माइनस साइन x -1, और नीचे बचेगा सिर्फ 1। जब आप इसमें फंक्शन की बात करेंगे तो cos 2 पाई x, ध्यान से देखिएगा, आपने एग्जैक्ट क्या रखा, x की जगह पे 1 रखा, तो cos 2 पाई ये हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा साइन 1 -1 यानी कि 0। तो cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती, cos 2 पाई की वैल्यू थी 1 के बराबर, और साइन 0 की वैल्यू थी 0 के बराबर। तो जब आप x इक्वल्स टू -1 लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस साइन 2। ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसकी मैं बात करूं, और जो ये वाला पार्ट है, जब आप x की यहाँ पे -1 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, -1 और -2, सॉरी 0 नहीं होगा, -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2, -2 का जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे +2, और cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 प्लस साइन 2, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू -1 रखने पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ साइन 2 + 1। उसके बाद जब आप x -1 से 1 के बीच में लोगे, तो मैंने आपको क्या बताया, जब आप मैग्नीट्यूड 1 से छोटा लेते हो तो पावर इंक्रीज करने पे वो नंबर और छोटा हो जाता है। तो ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला पार्ट, ये जो तीनों पार्ट्स हैं जिसमें मैंने सर्कल बनाया है, इन्फिनिटी डालने पे, n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी डालने पे इन तीनों की वैल्यू हो जाएगी ऑलमोस्ट 0 के बराबर। 0 इंटू समथिंग विल बी 0। तो ये वाला पार्ट पूरा डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बचेगा ओनली cos 2 पाई x। नीचे आपका जो ये वाला पार्ट है ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 1। तो फंक्शन क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ cos 2 पाई x। तो जब आप x -1 से 1 के बीच में लेते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है आपका, cos 2 पाई x। जब आप एग्जैक्ट 1 लोगे, एग्जैक्ट 1 लेने पे क्या होगा, ये वाला पार्ट 1, ये वाला पार्ट 1, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचेगा cos 2 पाई, क्योंकि x की जगह पे 1 रखा है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा 1 - 1, तो साइन 1 - 1 यानी कि साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 1 की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1। तो ये वाला पार्ट भी हो जाएगा आपका 0 के बराबर, बचेगा सिर्फ और सिर्फ cos 2 पाई, यानी कि cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर, और नीचे भी बचा है 1। तो जब आप x इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू आ जाती है 1। और जब आप x 1 से बड़ा लोगे, यानी कि मैग्नीट्यूड, आप देख सकते हैं इन दोनों पार्ट्स में मैग्नीट्यूड, जो x का मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, 1 से बड़ा है। तो जो वैल्यू इसकी आई थी वही वैल्यू इसकी भी आएगी, क्योंकि जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ x 1 से बड़ा लोगे तो ये वाला और ये वाले पार्ट की वही वैल्यू रहेगी जैसी यहाँ पे थी। तो फंक्शन की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ साइन x -1 अपॉन x -1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे लिमिट अप्लाई करके, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1। आप देखिए -1 माइनस के लिए ये फंक्शन है, एग्जैक्ट -1 के लिए ये फंक्शन है, और -1 प्लस के लिए ये फंक्शन है। -1 पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सिमिलरली x इक्वल्स टू 1 पे भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस पे ये वैल्यू है, 1 पे ये वैल्यू है, और 1 प्लस पे ये वैल्यू आ रही है। सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 2 पॉइंट्स, -1 एंड 1। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। सो इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन f(x) गिवन है, ठीक है, हमें बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने के लिए क्या करते हैं, हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ठीक है ना, e की पावर x इंटू 1 माइनस x वैसे ही रहेगा।
उसके बाद ध्यान से देखिएगा e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स वैसे ही रहेगा, उसके बाद प्लस x वैसे ही रहेगा, और e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स, उसके बाद अंदर जाएंगे तो अंदर वाले का हो जाएगा 1 माइनस 2x। यू कैन सी इन दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर बचेगा आपका 2x प्लस 1 और x माइनस 1, और जो माइनस साइन है बाहर आ जाएगा दोनों के साथ। तो माइनस ऑफ x की पावर माइनस ऑफ e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स, ये दोनों से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, क्या क्या, एक आ रहा है -1/2 और एक आ रहा है आपका 1। ठीक है, अब यहाँ जो नेगेटिव साइन है इसकी वजह से अगर फंक्शन 1 के आगे इंक्रीजिंग होने वाला था, लेकिन माइनस साइन की वजह से फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग और यहाँ पे डिक्रीजिंग। नाउ यू कैन सी कि आपका -∞ से -1/2 पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, -1/2 से 1 पे इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को बताना था -1/2 से 1 के लिए फंक्शन कैसा है, तो -1/2 से 1 के लिए फंक्शन हमारा है इंक्रीजिंग। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का सम बताना हैगा ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, इन द इंटरवल 0 से पाई। सो ये ऑप्शंस रहे हमारे। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन का f' लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। तो ये रहा अपना fx, जब आप इसका f' लेंगे तो tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका cos x प्लस sin x। अब मुझे चेक करना है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग कहाँ पे और डिक्रीजिंग कहाँ पे है, तो उसके लिए हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट निकालने होंगे। तो अगर आप डिनोमिनेटर ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर हमारा हमेशा पॉजिटिव है, बचा ऊपर वाला पार्ट तो ये हमारा नेगेटिव हो सकता है। तो अगर मैं sin x प्लस cos x का पॉइंट ऑफ इन्वर्जन या फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालूं, तो sin x प्लस cos x जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा दैट विल बी 3π/4। यू कैन सी 3π/4 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अदरवाइज 3π/4 जो हमारा है वो क्या हो गया, इकलौता क्रिटिकल पॉइंट इन द इंटरवल 0 से पाई, क्योंकि हम लोग को जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम बताना था वो कहां से कहां इंटरवल में बताना था, 0 से पाई पे। तो 3π/4 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। 3π/4 के आगे ये जो आपका फंक्शन है f' है, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव और इससे पहले हो जाएगा आपका पॉजिटिव यानी कि इंक्रीजिंग। तो अगर f' अगर इंक्रीजिंग है ना, ये रहा अपना 0 और ये रहा अपना पाई। तो यू कैन सी 0 से 3π/4 के लिए फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है और 3π/4 से पाई के लिए फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है 3π/4 पे हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हम लोग को कहां पे मिल सकता है, 3π/4 पे। और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स, यानी कि 0 और पाई पे। तो 0 और पाई पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो देखिए जब आप x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे इस पूरे फंक्शन में, तो tan इनवर्स हो जाएगा अंदर आपका -1, और tan इनवर्स -1 की वैल्यू होती है -π/4 के बराबर। अब अगर मैं 3π/4 की बात करूं, अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 3π/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 के बराबर और अंदर हो जाएगा आपका tan इनवर्स √2। पाई के अगर मैं पाई की बात करता हूं तो जब मैं x की जगह पे पाई सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी π/4 के बराबर। नाउ यू कैन सी 0 पे वैल्यू आ रही है -π/4, 3π/4 पे वैल्यू आ रही है tan इनवर्स √2 और पाई पे वैल्यू आ रही है π/4। अब ये तो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो चुका था क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पीक मिल रहा है, तो ये हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई है। और अगर एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें तो इन दोनों में जो छोटा है दैट विल बी एब्सोल्यूट मिनिमम। तो कौन छोटा है, -π/4। सो द मैक्सिमम वैल्यू विल बी दिस एंड द मिनिमम वैल्यू विल बी दिस। तो हम लोग को बताना क्या था, सम ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स √2 - π/4। ये जो हमारा आंसर आया tan इनवर्स √2 - π/4, ये हमारे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था। तो ऑप्शन से मैच कराने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस tan इनवर्स को cos इनवर्स में रिप्लेस करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल वाला प्रॉपर्टी, है ना। तो जब आप ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी से tan इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3 - π/4। सो दिस आंसर विल मैच विद ऑप्शन सी पार्ट। तो सी इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन t गिवन है, मतलब x का फंक्शन गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, और y का फंक्शन में हम लोग को इन टर्म्स ऑफ t गिवन है, जहां पे t बताया गया 0 से π/2 लाई कर रहा है। तो कह रहा है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर अपॉन d²y/dx² की वैल्यू बताइए एट t = π/4। t = π/4 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें बतानी है। कैसे बताएंगे, तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये हमारे डेरिवेटिव में पैरामीट्रिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है, पैरामीट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन है। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस के लिए क्या करते हैं, एक बार हम लोग x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और एक बार y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और जब एक बार y को करेंगे तो हो जाएगा आपका dy/dt, है ना। और जब एक बार आप x को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा नीचे dx/dt। यू कैन सी dt से dt जाएगा तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली dy/dx के बराबर।
तो हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशंस में क्या करते हैं, इसी तरह से काम करते हैं अपना dy बाई dx निकालने के लिए। तो देखिए ध्यान से, तो जो हमारा फंक्शन x है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, जैसे मैंने बताया। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2√2 तो कांस्टेंट है, cos t इंटू अंडर रूट साइन 2t, इन दोनों में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। जब ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी dx बाई dt की 2√2 cos 3t अपॉन अंडर रूट साइन 2t। बहुत सिंपल है, आप इसमें प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे, डेरिवेटिव आ जाएगा आराम से। सिमिलरली इसी तरीके से ये रहा अपना फंक्शन y, अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फिर से 2√2 कांस्टेंट है, साइन t इंटू अंडर रूट साइन 2t। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2√2 साइन 3t अपॉन अंडर रूट साइन 2t। ये कैलकुलेशन आप खुद करिए, आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी। उसके बाद अब dy बाई dt ये और dx बाई dt ये, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन था उसमें dy बाई dx था और d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर था, यानी कि डबल डेरिवेटिव। अब dy बाई dx कैसे निकालेंगे, मैंने कहा इसको इससे डिवाइड करा दो, सॉरी इसको इससे डिवाइड करा दो, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो दोनों के डिनोमिनेटर में जो पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा 2√2 साइन 3t अपॉन 2√2 cos 3t, 2√2 से 2√2 भी चला जाएगा, बचेगा साइन अपॉन cos यानी कि tan 3t। सो दिस इज द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ dy बाई dx। अब हमें बताना था dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 1, सॉरी एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो t इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे हम लोग को क्या बतानी थी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो मैंने कहा काम करते हैं dy बाई dx की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो जब आप x की जगह पे सॉरी t की जगह पे पाई बाई 4 रखेंगे तो tan 3 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 3 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है हमारी 1 के बराबर। अब अगर मैं बात करता हूं इस वाले पार्ट की dy बाई dx की, तो dy बाई dx की वैल्यू हमारी 1 के बराबर आ रही है एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4। अब हमें आगे क्या बताना था, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को देखिए क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल में है क्या, डी ऑफ डी वाई बाई डी टी, है ना, सॉरी डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स अपॉन नीचे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, और इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जो हमारा डेरिवेटिव आया डी वाई बाई डी एक्स, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा टी के टर्म्स में। और नीचे की बात करें तो नीचे हमारा क्या होना चाहिए, डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ डी टी से डिवाइड करा दूं तो ये एक्सप्रेशन हमारा मिल जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या करो, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, जिसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 3t इंटू 3, है ना, तो 3 टाइम्स सेक स्क्वायर 3t हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको डिवाइड कराना पड़ेगा नीचे, तो जब ये नीचे डिवाइड होगा तो एक सेक से एक सेक चला जाएगा, तो बचेगा आपका 3/2√2 सेक 3t इंटू अंडर रूट साइन 2t। तो अगर मैं यहाँ पे t की जगह पे क्या रखता हूँ, पाई बाई 4, t की जगह पे जब मैं पाई बाई 4 रखूंगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी -3 के बराबर। नाउ यू कैन सी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है एट टी इक्वल्स टू पाई बाई 4, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है एट टी इक्वल्स टू पाई बाई 4। जब आप सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा -2/3 के बराबर, विच विल मैच विद ऑप्शन डी पार्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीग्रल गिवन है, एक डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है, और हमें इन ऑप्शंस में से चेक करना है कौन सी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई करेगी। अगर आप ऑप्शंस ध्यान से देखें तो बेसिकली हर एक ऑप्शन में आपको I6 और I5 दिखाई देगा। तो जब भी आपको I6 और I5 दिखाई देगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक बार आप n की जगह पे 6 रखोगे और एक बार आप n की जगह पे 5 रखोगे और अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के देखोगे। तो जब भी आपको In और In-1 मतलब कि आपको अगर जैसे मान लो गिवन है In, जहां पे n की जगह पे आप कुछ भी रखो, और In-1 किसी इक्वेशन में दिखाई दे रहा है, मतलब कि इससे एक डिनोमिनेटर कम, मतलब इससे एक सफिक्स कम, तब आप क्या करते होगे, तब आप वहां पे बाय पार्ट का यूज करते होगे। बाय पार्ट में देखिए क्या होता है। तो ये जो हमारा इंटीग्रल In गिवन है, देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट। तो ये रहा अपना इंटीग्रल In। अब अगर इसमें मैं बाय पार्ट का यूज कर दूं, जिसमें मैं 1 को मान लेता हूं सेकंड फंक्शन और 1/t² + 5 की होल पावर n को मान लेता हूं फर्स्ट फंक्शन, तो देखिए होगा क्या, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा t, और ये वाला फंक्शन वैसे ही, इस पे अपर लिमिट हो जाएगी x, लोअर लिमिट 0, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x, ध्यान से देखिएगा, इस वाले फंक्शन का 1/t² + 5 की होल पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा, और 1 का हमारा फिर से इंटीग्रल इसमें मल्टीप्लाई होगा, देखिए ध्यान से। तो जब ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t² + 5 की होल पावर -n। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -n t² + 5 की होल पावर -n-1 इंटू t² का हो जाएगा हमारा 2t। तो अल्टीमेटली जो 2t है वो आपका इस वाले 1 के इंटीग्रल से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2t² और dt, और ये वाला पार्ट हमारा वैसे ही हो जाएगा, और ये जो आपका माइनस साइन है n के साथ वो इसमें मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब
n और 2 कांस्टेंट है तो 2n हमारा बाहर आ जाएगा। इस वाले इंटीग्रल में लिमिट अप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, क्योंकि 0 रखने पे वो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इतना। 2n कांस्टेंट है वो बाहर आ चुका है, बचा सिर्फ इतना पार्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करते देखिए कैसे। अगर मैं न्यूमरेटर में +5 और -5 कर दूं, देखिए ये वाला पार्ट अभी वैसा ही है, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, वो वैसे ही चलेगा। 2n भी हमारा कांस्टेंट बाहर वैसे ही रहेगा। अब ऊपर न्यूमरेटर में अगर मैं +5 और -5 कर देता हूं, तो एक बार t² + 5 के नीचे जब ये वाला पार्ट जाएगा तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या, 1/t² + 5 की होल पावर n, जो एक्चुअल में था क्या, जो था हमारा in, है ना। उसके बाद -5 टाइम्स t² + 5 की होल पावर n+1। तो अगर पावर n+1 हो गई तो मैंने कहा वो हो जाएगा हमारा in+1 के बराबर, है ना, in+1। तो अब इसमें -5 में क्या मल्टीप्लाई होगा, 2n, तो हो जाएगा -10n in+1। और अगर मैं बात करता हूं 2n की, तो 2n में हमारा क्या मल्टीप्लाई होगा, in। तो अल्टीमेटली जो हमारा in था वो किसके बराबर आ गया, इस पूरे एक्सप्रेशन के बराबर। मैंने कहा इस पार्ट को और इस पार्ट को दोनों को उस तरफ लेके चलते हैं, तो -10n in+1 ये उस तरफ जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला जो उधर, ये वाला पार्ट उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, तो in - 2in, तो क्या हो जाएगा, -in। तो in 10in+1 -in ये किसके बराबर हो जाएगा, x/x² + 5 की होल पावर n के बराबर। तो हमें बताना क्या था, हमें बताना था कि i6 और i5 में कौन सी इक्वेशन हमारी वैलिड है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप n की जगह पे सिंपली कुछ ना करें, अगर आप n की जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपको ऑटोमेटिकली i6 और i5 मिल जाएगा। i6 और i5 में हमारी इक्वेशन मिल जाएगी। उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल मैच विद ऑप्शन ए पार्ट, सो ए विल बी द करेक्ट चॉइस। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें कुछ फंक्शंस गिवन है और उनका एरिया बताना है, उन सारे फंक्शंस के बीच में जो एरिया इंक्लोज्ड हुआ है वो बताना है। तो एरिया अंडर द कर्व का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। बस लिमिट पे ध्यान रखिए कि लिमिट आप कहां से कहां चेंज कर रहे हो अपनी। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये हमारा जो फंक्शन है ये log x + e², इसमें क्या हुआ, इसमें x में चेंज आएगा। तो x में अगर चेंज आया, तो जब x में चेंज आता है, x में जब कुछ ऐड होता है तो क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं अपने ग्राफ को। और ये जो आपका कर्व है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, जब मैं एंटी लॉग लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा e⁻x = 2/y, y इधर जाएगा, e⁻x नीचे जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स e⁻−x। तो अल्टीमेटली ये जो हमारा फंक्शन गिवन है इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y, x = log 2/c, ये तो हमारी लाइन हो जाएगी, और y = 1 भी हमारी लाइन है। तो हम लोग को जो एरिया बताना है इंक्लोज्ड इन तीनों कर्व्स के बीच में, वो हम लोग को बताना है y = 1 लाइन के ऊपर वाला। तो ध्यान से देखिए, तो ये हो गई हमारी y = 1 लाइन, इसके ऊपर का एरिया। ये हो गया हमारा y = 2e⁻−x। जैसा कि हम जानते हैं e⁻−x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ये इंटरसेक्ट करेगा इधर आके y एक्सिस को इस पॉइंट पे और आगे चला जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ y = ln x + e² की। तो जब आप x की जगह पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ से 2 के बराबर। और इस फंक्शन में जब आप x की जगह पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, विच मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज सेम। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,2। और ये रही हमारी y = 1 लाइन और ये रही हमारी x = ln 2 लाइन। अब मुझे इन्हीं सारे कर्व्स के बीच का इंक्लोज एरिया बताना जो कि हाईलाइटेड है। तो अगर आप ध्यान से देखें इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे जब आप y = 1 रखेंगे इस कर्व पे, जब आप y = 1 रखेंगे इस कर्व पे, यू विल गेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हो जाएगा आपका e - e², 1। तो x एक्सिस पे इसके काउंट क्या होगा, e - e²। तो e - e² से 0 तक की अपर बाउंड्री क्या है, अपर बाउंड्री हमारी ये वाला कर्व है ln x + e²। तो आप देख सकते हैं e - e² से 0 तक की अपर बाउंड्री इज x + e² एंड लोअर बाउंड्री इज व्हाट, y = 1 लाइन, तो -1। उसके बाद प्लस 0 से ln 2, ये लाइन कौन सी है, x = ln 2। तो 0 से ln 2 के लिए अपर बाउंड्री क्या है, 2e⁻x फंक्शन, और लोअर बाउंड्री इज फिर से y = 1 लाइन। तो जब इसको पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे आप बाय पार्ट का यूज कर दो, और यहाँ पे तो आप सिंपली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 + e - ln 2 के बराबर। सो ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, ठीक है। तो 1 + e - ln 2 इज द करेक्ट चॉइस। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमें y = yx बताया गया है, ये एक सॉल्यूशन कर्व है ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और बताया गया है फॉर x > 1 ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी वैलिड है। और ये भी बताया गया जो सॉल्यूशन कर्व है y = yx वो इस पॉइंट से पास कर रहा है 2, √1/3। तो कह रहा है √7 y8 की वैल्यू बताइए। सो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, इसका सॉल्यूशन बताना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बता सकते हैं, तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं अपन,
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई की पावर दिस फंक्शन। तो देखिए आगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक। तो पी है क्या एक्चुअल में, पी है एक्चुअल में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ई की पावर, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2a, भाई ई की पावर 1 अपॉन 2a, ए की जगह पे क्या है 1, और ln मॉड क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यही तो होता है। अब 1/2 जो है वो इस नंबर की पावर बन जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका इसकी होल पावर 1/2, और ln से ये e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या अल्टीमेटली, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की होल पावर 1/2, यानी कि अंडर रूट में। तो अल्टीमेटली जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की होल पावर 1/2। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, दिस फंक्शन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे आप देख सकते हैं ये दोनों सेम फंक्शंस हैं, इनकी पावर हाफ हाफ है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी कंप्लीट पावर हो जाएगी 1। अब इसको आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते होगे, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसको आप क्या कर सकते हो, x माइनस 1 को लिख सकते हो x प्लस 1 माइनस 2, तो x प्लस 1, जब x प्लस 1 के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x माइनस 2, और आगे आपका क्या बचेगा -2 अपॉन एक्स प्लस 1, तो -2 कॉन्स्टेंट वो बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब ये प्लस सी जो आया है इसको रिमूव करने के लिए हम लोग को एक पॉइंट गिवन रहता है हमेशा एक क्वेश्चन में, क्या वो पॉइंट हम लोग को गिवन था 2, 1/√3, तो मैंने कहा 2, 1/√3 इसमें जब सेटिस्फाई कराएंगे आप y इक्वल्स टू दिस इक्वेशन में, है ना, तो यहाँ से क्या होगा, c की वैल्यू आ जाएगी 2 log 3 माइनस 5/3 के बराबर। बहुत सिंपल है, 2, 1/√3 इसमें सेटिस्फाई कराओ, c की वैल्यू आ जाएगी 2 log 3 माइनस 5/3। जैसे ही आप c की जगह पे 2 log 3 माइनस 5/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ √7 इंटू y8, √7 इंटू y8, यानी कि x इक्वल्स टू 8 रखने पे पहले इस इक्वेशन बताओ, मतलब इसकी इक्वेशन, इसकी वैल्यू बताओ। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब आप x की यहाँ पे 8 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, और उसमें जब आप √7 से मल्टीप्लाई करा दोगे, जब आप √7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 19 माइनस 6 log 3 के बराबर। तो बहुत सिंपल है, x इक्वल्स टू 8 कर दो और दोनों तरफ क्या कर दो, √7 से मल्टीप्लाई करा दो, यू विल गेट द आंसर। तो जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज मैचिंग विद डी पार्ट। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है ऑफ ऑल फैमिली ऑफ सर्कल्स, एक ऐसी फैमिली ऑफ सर्कल्स की जो पास कर रही है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो अगर आप ध्यान से देखें, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है एक ऐसी फैमिली ऑफ सर्कल्स की जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। अगर मुझे ये दो पॉइंट्स गिवन है तो ये दोनों पॉइंट्स कहां पे लाई कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो दीज 2 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन दी वाई एक्सिस, एक आपका इस तरफ लाई करेगा, एक इस तरफ। ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,2 और एक हो जाएगा आपका 0,-2, ठीक है। तो मुझे एक ऐसी फैमिली ऑफ सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों पॉइंट से पास करे। तो वो फैमिली ऑफ सर्कल क्या हो सकती है भाई, वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, जो कि इन दोनों को एंड पॉइंट्स को डायमीटर मान के बनाए। तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन पता करनी पड़ेगी जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा हो। तो मैंने कहा जो स्टैंडर्ड जो हमारा सर्कल होगा, मतलब जो एकदम बेसिक सा सर्कल जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा होगा, वो सर्कल हो जाएगा आपका x² + y² इक्वल्स टू 4। भाई यही हमारा इकलौता सर्कल होगा, मतलब जो जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को डायमीट्रिक एंड्स मान के सर्कल बनाता हूं तो वो हमारा सर्कल कौन सा हो जाएगा, x² + y² इक्वल्स टू 4। और ये लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इसको बोलते हैं हम लोग x इक्वल्स टू 0 लाइन। तो अल्टीमेटली अगर मुझे फैमिली ऑफ सर्कल्स बताना है तो मैंने कहा फैमिली ऑफ सर्कल्स हम लोग को मिल जाएगी x² + y² इक्वल्स टू 4 ये सर्कल और ये लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो हम लोग को सर्कल्स की फैमिली मिलेगी, दैट विल बी द रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ सर्कल्स, जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब देखिए फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होती है, s + λl, s हमारी इक्वेशन क्या है, x² + y² - 4 और प्लस λl, l क्या है हमारी लाइन की इक्वेशन, वो क्या था, x इक्वल्स टू 0 लाइन इक्वल्स टू 0, जहां पे लैम्डा हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। लैम्डा की वैल्यूज की वजह से हम लोग को फैमिली डिफाइन होती है। तो ये हमारी आ गई फैमिली ऑफ सर्कल जो हमारी लाइन से, जो हमारी इन दोनों पॉइंट से पास हो रही होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसका हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है देन वी हैव टू एलिमिनेट दिस लैम्डा, जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। तो अगर मैं इससे पूरी इक्वेशन से x डिवाइड करा दूं तो यहां बचेगा सिर्फ और सिर्फ अकेला लैम्डा। और जब मैं इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या होगा, यहां पे लग जाएगा आपका क्वोशिएंट रूल u/v, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नीचे डिनोमिनेटर में x², ऊपर हो जाएगा x × 2x + 2y dy/dx माइनस x² + y² - 4 × 1, ठीक है। अब लैम्डा की बात करें तो लैम्डा का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो पूरी इक्वेशन से हमारा
लैम्डा एलिमिनेट हो चुका है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसको जब उस तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो गायब हो जाएगा, बचेगा न्यूमरेटर वाला पार्ट, जब इसमें आप एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा आपका 2xy dy बाई डी एक्स, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बचेगा आपका +4 इक्वल्स टू 0। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो ये हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द फैमिली ऑफ सर्कल्स जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। तो इस हिसाब से ए इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में बताया गया कि इस सर्कल के अगर आप दो पॉइंट्स ए और बी पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो दोनों टेंजेंट्स जाके इंटरसेक्ट करती है एट ओरिजिन 0,0। तो कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिस तरह से आप दो पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो और वो जाके इंटरसेक्ट करी ओरिजिन पे, तो मैंने कहा ये वही सिचुएशन हो गई कि अगर आप ओ से ओरिजिन से एक पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस सर्कल पे तो उसकी इक्वेशन हमें बतानी है। तो आराम से बता सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ए और बी पॉइंट्स मुझे पता चल जाएं तो क्या हम लोग इजीली एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं ओरिजिन से एक सर्कल पे जब मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा तो उन दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक क्या है आपका ए और एक है आपका बी, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? ए बी को, इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है? टी इक्वल्स टू 0, यानी कि इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो वो क्या था? ओरिजिन था। तो इससे क्या करना है, इस पॉइंट पर हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है ऑन दिस सर्कल और उसको करना है 0 के बराबर। देन वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। अब ए बी की जो लाइन की इक्वेशन आएगी, जब आप उसको इस सर्कल के साथ इंटरसेक्ट कराओगे तो आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और जैसे ही ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे इजीली वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो ये रहा अपना ओरिजिन, ठीक है, ये रहा अपना सर्कल जिसका सेंटर क्या था? सेंटर था आपका, इसको देख सकते हैं 2,0, ठीक है, 2,0 इसका सेंटर था। तो ये रहा अपना सर्कल। जब आप ओरिजिन से या फिर आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे होगे ए और बी पॉइंट पे, या फिर आप उसको रिवर्स केस में ले सकते हो कि अगर आपने ओरिजिन से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी इस सर्कल पे तो वो ए और बी पे इंटरसेक्ट करती है। अब ए बी को अगर मैं कनेक्ट कराता हूं तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? टी इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगी? तो सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन थी? सर्कल की इक्वेशन गिवन थी हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं ओरिजिन 0,0 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालता हूं और उसको 0 के बराबर करता हूं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक्स स्क्वायर का रिप्लेसमेंट क्या होता है? एक्स एक्स 1, यानी कि 0 इंटू एक्स विल बी 0। वाई स्क्वायर का होता है वाई वाई 1, यानी कि 0 इंटू वाई विल बी 0। उसके बाद माइनस 4x, तो x का क्या होता है रिप्लेसमेंट? हाफ एक्स प्लस एक्स 1। तो यहां पे हो जाएगा -2x प्लस x1 की वैल्यू क्या है? 0, और कांस्टेंट हमारा वैसे ही रहता है। तो ये 0 बचा यहाँ पे -2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। सो दिस विल बी द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी की इक्वेशन आ चुकी है हमारी क्या? 2x इक्वल्स टू 3। अब मैंने कहा 2x इक्वल्स टू 3 को एक बार आप क्या करो, इसके साथ इंटरसेक्ट कराओ। तो आप एक बात बताओ, 2x इक्वल्स टू √3 अगर आ गया है, 2x इक्वल्स टू √3 अगर आ गया है तो क्या a की वैल्यू आ जाएगी ओ ए की? हाँ बिल्कुल आ सकती है ओ ए की। तो अगर आप x की जगह पे x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही y की वैल्यू आएगी देखिए क्या होगा। 2x की वैल्यू 3 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या है? 3/2 के बराबर। तो मैंने कहा x की वैल्यू 3/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो 3/2 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा? -1/2। -1/2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 1/4। 1/4 इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा? -1/4। तो y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1 - 1/4 विल बी इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3/2 प्लस माइनस √3/2 के बराबर। तो y की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस √3/2। तो a का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या था? 3/2, और y कोऑर्डिनेट क्या था आपका? प्लस √3/2। और अगर b की बात करें तो b का x कोऑर्डिनेट हमारा फिर से वही है 3/2, और y कोऑर्डिनेट आपका -√3/2। ठीक। अब OA और OB की लेंथ आप आराम से निकाल सकते हो। जब आप OA और OB की लेंथ निकालेंगे तो वो आ जाएगी दोनों √3 के बराबर। और अगर मैं बात करता हूं AM की तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू √3/2, क्योंकि ये लेंथ, ये इस पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट क्या है? √3/2। तो मैंने कहा AM की लेंथ आ जाएगी √3/2। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB बताना था, वो क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा हमारा? बेस हो जाएगा AB, और हाइट क्या हो जाएगी आपकी? OM। तो अगर मैं OM की बात करता हूं तो OM लेंथ क्या हो जाएगी? OM लेंथ क्या हो जाएगी? OM लेंथ हो जाएगी आपकी हमारी यहाँ से, ये x इक्वल टू 3/2 लाइन है, तो ये लेंथ हो जाएगी आपकी 3/2। और अगर मैं बेस की बात करता हूं तो बेस क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स AM। तो अगर AM आपका √3 था, सॉरी AM आपका √3/2 था, तो 2AM क्या हो जाएगा? √3 के बराबर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 1/2 इंटू 2AM इंटू OM, यानी कि 1/2 इंटू 2 से 2 जाएगा, बचेगा क्या? AM की वैल्यू क्या है? √3/2, और OM की वैल्यू क्या है? 3/2। सो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर विल बी 3√3/4 स्क्वायर यूनिट्स। So this will be our answer, which is matching with B option.
सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इसमें हमें एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अच्छा क्वेश्चन गिवन है। देखिए यहाँ पे बताया गया एक हाइपरबोला एच है जिसकी इक्वेशन ये गिवन है, और बताया गया दैट दिस हाइपरबोला इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब कह रहा है एक पैराबोला है, ठीक है, एक पैराबोला है जो कि ड्रॉ किया गया इस तरह से कि उसका फोकस सेम है इस हाइपरबोला के पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले फोकस के साथ, यानी कि जिसका पॉजिटिव एब्सिसा है उस फोकस के साथ कौन फोकल है, ये पैराबोला। और कह रहा है जो दूसरा फोकस है इसी हाइपरबोला का, उससे इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स पास हो रही है। देखिए मैं सिचुएशन समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ये रहा अपना एक फोकस, ये रहा अपना दूसरा फोकस हाइपरबोला का, ये रहा अपना पैराबोला, ये पैराबोला, इसका फोकस हमारा सेम है इस हाइपरबोला के फोकस की तरह, और इसका जो दूसरा फोकस है हाइपरबोला का वो इस पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स है। अब आगे बताया गया है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला अगर ई टाइम्स है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एच के, मतलब कि अगर पैराबोला की लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ई टाइम्स है हाइपरबोला की लेटस रेक्टम की लेंथ के, तो कह रहा है ई जहां पे एसेंट्रिसिटी है एच की हाइपरबोला की, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द पैराबोला। तो हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पॉइंट अपने पैराबोला पे लाई करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, पैराबोला की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए, सबसे पहली सिचुएशन क्या है हमारी कि जो हमारा पैराबोला है उसका फोकस क्या हो जाएगा। तो अगर मैं हाइपरबोला का फोकस मान लूं तो हाइपरबोला के फोकस किस फॉर्म में लेते हैं, अगर मैं हाइपरबोला का फोकस ले लूं AE, 0 और -AE, 0, तो ये वाला जो फोकस है ये पैराबोला का भी फोकस है। तो फोकस क्या हो जाएगा हमारा पैराबोला का AE, 0। और अगर मैं बात करता हूं डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स किस लाइन से पास करेगा, x = -AE से। तो जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला वो हो जाएगा आपका -AE, 0। भाई मतलब जो दूसरा वाला फोकस है वो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये पॉइंट। अब आप मुझे बताओ, ये जो हमारा जैसे मान लो पैराबोला है, ये अपना वर्टेक्स है, ये फोकस है, और ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की लाइन की इक्वेशन है। दिस इज द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये लेंथ टोटल कितनी होती है, अगर ये a है तो ये भी कितनी होती है, a के बराबर। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 2a के बराबर, फॉर पैराबोला की मैं बात कर रहा हूं। तो उसी तरह से अगर सेमी लेटस रेक्टम की बात करें तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है पैराबोला की, ये लेंथ होती है, इसको क्या बोलते हैं 4a, और ये लेंथ क्या होती है हमारी 2a के बराबर। तो मैंने कहा जो सेमी लेटस रेक्टम हो जाएगी पैराबोला की दैट विल बी SS डैश। तो ये जो आपका था, ये पॉइंट जो था, ये था आपका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे -AE, 0, और ये एक जो फोकस था हाइपरबोला का, ये पैराबोला का भी फोकस था जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे AE, 0। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2AE का मॉडुलस, ठीक है। तो क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो 2AE का मॉड, दिस इज द सेमी लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम, ठीक है। अब हम लोग को कंडीशन क्या गिवन थी, जो पैराबोला की लेटस रेक्टम की लेंथ थी वो E टाइम्स थी हाइपरबोला की लेटस रेक्टम की लेंथ के, तो 4AE किसके बराबर हो जाएगा भाई, 4AE क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ। 4AE इज द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला, क्योंकि ये आपकी आधी थी लेटस रेक्टम की लेंथ, ये कितनी थी 2AE आई थी, तो इसको अगर ट्वाइस करोगे तो 4a के बराबर हो जाएगी, विच इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो 4AE किसके बराबर हो जाएगा, E टाइम्स 2b²/a, बिकॉज हाइपरबोला की जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है वो क्या होती है 2b²/a के बराबर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए E से E जाएगा, A और B में इक्वेशन मिलेगी, ये A आपको उस तरह मल्टीप्लाई होगा, इधर हो जाएगा 4a², इधर हो जाएगा 2b², तो b² की वैल्यू आ जाएगी 2a² के बराबर। तो यहां से इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो B और A में हमें एक रिलेशन मिला। और एक चीज गिवन थी कि ये हाइपरबोला आपका पास कर रहा है 2√2, -2√2 पॉइंट से। तो जब इसको आप सेटिस्फाई कराएंगे तो A और B में एक और इक्वेशन मिल जाएगी, 1/a² - 1/b² = 1/8 हो जाएगा। इसको और इसको कंपेयर करते हैं, देखिए क्या करेंगे, b² की वैल्यू 2a² यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से हमें a² की वैल्यू मिल जाएगी 4 के बराबर। बहुत ही सिंपल है, b² की वैल्यू क्या है 2a², यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ से a² की वैल्यू आ जाएगी 4 और b² की वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर। अब हमें बताना क्या था, हमें बताना था पैराबोला की इक्वेशन, क्योंकि हमें चेक करना था कि इन चारों में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो अपने पैराबोला पे लाई करेगा। तो उसके लिए पैराबोला की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए एसेंट्रिसिटी भी पता होनी चाहिए हाइपरबोला की, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं E की, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, b² और a² में रिलेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू एसेंट्रिसिटी, तो b² की वैल्यू होती है a² × e² - 1, ये रिलेशन हमारा हाइपरबोला में यूज होता है। तो यहाँ से b² और a² की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी √3, और जैसे ही E की वैल्यू √3 आ जाएगी तो हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी y² = 8√3 × x, 8√3 होगा यहाँ पे और इंटू x। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो ये पैराबोला की इक्वेशन आ चुकी है। अब क्या करो, स्टेप बाय स्टेप, मतलब ऑप्शन बाय ऑप्शन, अपने सारे ऑप्शंस जब आप सेटिस्फाई कराओगे पैराबोला पे, तो आपको बस ये चेक करना है कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा दैट विल लाई ऑन द पैराबोला। तो अगर आप 1 बाय 1 अपने सारे ऑप्शंस को ट्राई करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो यहाँ से आपको पता चलेगा दैट ऑप्शन बी हमारा मैच कर जाएगा, मतलब सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला पे। इसका मतलब है दिस पॉइंट विल लाई ऑन द पैराबोला। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस।
सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें दो लाइंस गिवन है, बताया गया ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है और जो P है वो प्लेन ऐसा है जो इन दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा है। मतलब ये जो दो लाइंस कोप्लेनर हो रही हैं ये प्लेन P पे कोप्लेनर हो रही हैं। तो क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन P, मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो हमारे प्लेन P पे लाई नहीं करेगा। तो उसके लिए वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे बताएंगे भाई, ये जो दो लाइंस है ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर तो मैंने कहा कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये दोनों और इन दोनों पॉइंट्स, मतलब ये जो दोनों लाइंस जिस पॉइंट से पास हो रही हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डायरेक्शन रेशियो जब आप निकालोगे तो वो वाला डायरेक्शन रेशियो और ये वाला, ये तीनों डायरेक्शन रेशियो का डिटरमिनेंट कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर। तो वहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। अब अगर ये दोनों लाइंस कोप्लेनर हैं तो मैंने कहा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो हमारा डायरेक्शन रेशियो होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 1 - -26 यानी 27, 2 - -18 विल बी 20, 3 - -28 विल बी 31, उसके बाद लैम्डा 1 2 और उसके बाद -2 3 और लैम्डा। इसका जो डिटरमिनेंट होना चाहिए कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर। यही तो कोप्लेनर की कंडीशन होती है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बहुत ही आराम से, कुछ नहीं करना, रो 1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर दो, आराम से रो 1 के लॉन्ग एक्सपैंड करोगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 3 आएगी तो हमारे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे, क्या हो जाएंगे 3, 1, 2 और एक हो जाएगा आपका -2, 3, 3। अब ये दोनों लाइन्स जो थी ये उसी प्लेन पे लाई कर रही थी यानी कि कोप्लेनर थी। तो मैंने कहा इन दोनों लाइंस के जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट वो आपका प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि वो आपका जो डायरेक्शन रेशियो होगा इन दोनों लाइंस के क्रॉस प्रोडक्ट का दैट विल बी अलोंग द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो हमें नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। तो IJ के 3, 1, 2 और उसके बाद -2, 3, 3, जब इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका ये वेक्टर मिल जाएगा -3i कैप, -13j कैप और +11k कैप। दिस वेक्टर इज अलोंग द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। और इन दोनों में से, मतलब ये जो दोनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस आपकी, एक लाइन आपकी इस पॉइंट से पास कर रही है 1, 2, 3 से, और एक लाइन आपकी पास कर रही है -26, -18, -28 से। तो मैंने कहा अपना प्लेन भी उसी पॉइंट से पास कर रहा होगा ना भाई, सीधी सी बात है। अगर ये लाइन प्लेन में कंटेन्ड है और ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो प्लेन भी तो इसी पॉइंट से पास करेगा। तो हमें प्लेन के इक्वेशन बताने के लिए क्या चाहिए होता है, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज और एक पॉइंट। तो पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट हमारा 1, 2, 3 हो गया और नॉर्मल हो गया, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, -3, -13 और 11। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, ax - x1 + b y - y1 + c z - z1। तो ये हो गई हमारी ABC की वैल्यू और ये हो गई x1, y1 और z1 की वैल्यू। जब आप प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे तो प्लेन की इक्वेशन ये आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, चारों ऑप्शंस को चेक करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से, यहाँ पे भी, कि आपका कौन सा पॉइंट अपने प्लेन पे लाई करेगा और कौन सा नहीं करेगा। हमें बताना कौन सा पॉइंट था जो प्लेन पे लाई ना करे। तो 1 बाय 1 जब आप सारे ऑप्शंस को ट्राई करेंगे तब आपको पता लगेगा दैट दिस पॉइंट, जो कि ऑप्शन डी था, दिस पॉइंट इज नॉट सेटिस्फाइंग इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन P। तो इसका मतलब है ये पॉइंट आपका प्लेन P पे लाई नहीं करेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें एक प्लेन P बताया गया है, पैरेलल है, ऐसी दो लाइंस की जिनके डायरेक्शन रेशियोज हमारे इस फॉर्म में गिवन है। एक के डायरेक्शन रेशियोज है -2, 1 और -3 और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है हमारे -1, 2 और -2। और कह रहा है वो जो प्लेन है वो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है 2, 2, -2। अब कह रहा है P जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, जो प्लेन P है वो इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, और जो इंटरसेप्ट्स बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस में वो है अल्फा, बीटा और गामा, यानी कि x एक्सिस पे अल्फा, y एक्सिस पे बीटा और z एक्सिस पे गामा यूनिट्स का इंटरसेप्ट्स कट कर रहा है वो प्लेन। अब कह रहा है V जो है, कैपिटल V इज द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन OABC, मतलब OABC ओरिजिन और ABC पॉइंट्स को जोड़ के जो टेट्राहेड्रॉन बना है उसका वॉल्यूम है V, कैपिटल V। और कह रहा है वेयर O इज द ओरिजिन, और जो P है स्मॉल p की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स। तो कह रहा है ऑर्डर्ड पेयर V, P बताओ। तो हमें V और P की वैल्यू बतानी है, बहुत आराम से बता सकते हैं। अब अगर हमें प्लेन P ऐसी दो लाइंस के पैरेलल गिवन है, मतलब अगर दो लाइंस के पैरेलल गिवन है तो वो दो लाइंस हमारी ये हो जाएंगी। तो अगर वो प्लेन्स के पैरेलल हैं तो इसका मतलब है उन दोनों लाइंस के जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट विल बी अलोंग द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो जो आपका इन दोनों लाइंस का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, डायरेक्शन रेशियोज का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट विल बी अलोंग द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज और एक पॉइंट आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए आगे, तो ये हमारे नॉर्मल ऑफ द प्लेन P की इक्वेशन कैसे निकलेगी। तो जब आप -2, 1 और -3, -1, 2 और -2 जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4i कैप -j कैप -3k कैप। इसका मतलब है 4, -1, -3 ये हो जाएंगे हमारे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। और प्लेन जो था वो इस पॉइंट से पास कर रहा था। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, प्लेन की इक्वेशन होती है हमारी ax - x1 + b
y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल्स टू 0, जहां पे x1 y1 और z1, जहां पे x1 y और z1 वो पॉइंट होता है जहां से प्लेन पास कर रहा है और abc नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो जब आप इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इस फॉर्मूला में, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन एज दिस फॉर्म। तो क्या हो जाएगी 4x माइनस वाई माइनस 3z माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना था हम लोग को, x y और z के इंटरसेप्ट निकालने थे। तो अगर आपको x का इंटरसेप्ट निकालना है तो yz को 0 कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, बाकी दोनों 0। तो a पॉइंट आ जाएगा 3,0,0। वैसे ही जब आप x और z को 0 करोगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y इंटरसेप्ट आ जाएगा, और जब आप x और y को 0 करोगे तो यहाँ से आपको z इंटरसेप्ट मिल जाएगा, z एक्सिस का इंटरसेप्ट मिल जाएगा। ये हमारे a b और c 3 पॉइंट्स आ गएंगे। अब इंटरसेप्ट की बात करें तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3, बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी -12 और गामा की वैल्यू हो जाएगी -4। तो सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो वो p के बराबर था, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी -13। अब वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, दो एडजेसेंट्स जो हमारे साइड्स होते हैं, दो एडजेसेंट हमारे जो वेक्टर होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है और उसमें 1/6 मल्टीप्लाई होता है। तो अल्टीमेटली जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा 1/6 OA क्रॉस OC। तो जब आप OA क्रॉस OC करोगे तो वहां से उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 48 × 2 यानी कि 96 के बराबर। 96/6 करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 24 के बराबर। सो द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन विल बी इक्वल्स टू 24। तो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा V, P का, तो दैट विल बी 24, -13। सो दिस विल बी अवर आंसर। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें एक सेट S गिवन है जो कि A की वैल्यूज को कंटेन कर रहा है और बताया गया है जो एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का, वेक्टर u और वेक्टर v, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अक्यूट है, जहां पे b आपका 1 से बड़ा है। तो कह रहा है S बताइए क्या हो जाएगा, मतलब जो सेट S है वो क्या हो जाएगा। इसका मतलब हमें अल्टीमेटली A की वैल्यूज बतानी है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है और वो दोनों वेक्टर्स के बीच में आपको गिवन है एंगल जो गिवन है वो आपको अक्यूट गिवन है, तो मैंने कहा जो u डॉट v होना चाहिए, यानी कि दोनों वेक्टर्स के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ग्रेटर देन 0, क्योंकि cos थीटा आपका पॉजिटिव होता है फॉर अक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो u डॉट v कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ध्यान से देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया, फॉर एंगल टू बी अक्यूट u डॉट v आपका पॉजिटिव होना चाहिए। u डॉट v जब आप कराएंगे तो आपका log b में एक क्वाड्रेटिक बनेगी। बहुत सिंपल है, u और v जो हमारे वेक्टर्स गिवन थे उनका डॉट प्रोडक्ट कराना था। तो यहां से आपकी जो क्वाड्रेटिक बनेगी किसमें बनेगी, log b बेस e में। log b बेस e विल बी अ वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक आ रही है कैसी आ रही है, ग्रेटर देन 0, और आपको गिवन था दैट b इज ग्रेटर देन 1। आपको बताया गया था कि जो b है वो आपका 1 से बड़ा है, b आपका 1 से बड़ा है। तो अगर b 1 से बड़ा है तो मैंने कहा जो log b बेस e हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा आपका 0 से बड़ा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब अगर इसको मैं किसी t के बराबर लेट कर लूं तो यहां से पता चलता है कि जो t है वो पॉजिटिव हो जाएगा अगर आपका b 1 से बड़ा है। अब ये जो आपकी क्वाड्रेटिक बनी है इसको मान लेते हैं किसी y के बराबर, y के बराबर मान लेते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगी 80² + 680 - 12। ठीक है, अब y कैसा है आपका, y पॉजिटिव है। अब y पॉजिटिव है किसके लिए, t ग्रेटर देन 0 के लिए, है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक बन रही है ये कैसी है, ये पॉजिटिव है। तो अगर क्वाड्रेटिक की वैल्यूज पॉजिटिव होती तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस टाइप का हो जाता है। और इस टाइप के ग्राफ में अगर आपको याद आ रहा हो तो इसमें आपका जो ओपनिंग होती है यानी कि t² का कोफिशिएंट वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहां से पता चलेगा कि जो a की वैल्यू है पहले वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। उसके बाद अगर जो डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो आप मुझे बताओ इस टाइप की जो क्वाड्रेटिक होती है उसमें डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा b² यानी कि 36a² -4 × a × -12 यानी कि +4 × 12 विल बी 48a। ये कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। इन दोनों से आप कॉमन कर सकते हो 12a। जब आप 12a कॉमन करोगे 12a अंदर आपका बचेगा 3a + 4 लेस देन 0। जब आप इस पूरी इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से जो a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी आपकी -4/3 से 0 के बीच में। अब आप मुझे बताओ इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे a की वैल्यू -4/3 से 0 है और यहाँ पे आपकी a पॉजिटिव है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब a की कोई भी वैल्यू आपकी सेटिस्फाई नहीं करेगी इस पूरी इक्वेशन में। तो यहां से पता चलता है दैट a बिलोंग्स टू 5। तो इस हिसाब से आवर ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया एक हॉरिजॉन्टल पार्क है जो कि एक ट्राइंगल के शेप में है OAB, जहां पे AB की लेंथ 16 यूनिट्स है। कह रहा है एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है OP, मतलब पॉइंट O जो आपका ट्राइंगल का वर्टेक्स O है उस पे एक वर्टिकल लैंप पोस्ट आपका स्टैंड कर रहा है उसी हॉरिजॉन्टल पार्क में। ठीक है, सच दैट PAO एंड PBO आपका 15 डिग्री है, PAO और PBO एंगल आपका 15 डिग्री है और PCO एंगल आपका 45 डिग्री है। तो कह रहा है अगर C मिड पॉइंट है AB का, अगर C AB का मिड पॉइंट है तो OP² की वैल्यू बताइए।
देखिए इस पूरी कंडीशन को डायग्रामेटिकली समझते हैं। हम लोग को ओपी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ये रहा अपना हॉरिजॉन्टल पार्क ओ ए बी, सी मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये भी 8 यूनिट्स और ये भी 8 यूनिट्स हो जाएगा। अब सी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है लैंप पोस्ट का, ये पॉइंट ओ है जिस पर लैंप पोस्ट आपका स्टैंड कर रहा है, एंड पी इज द टॉप ऑफ द लैंप पोस्ट। ठीक है, जो सी से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है आपका 45 डिग्री। ए से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये आपका 15 डिग्री, और बी से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये भी 15 डिग्री, ये भी 15 और ये भी आपका 15 और ये आपका 45 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं ट्राइंगल किसकी, ट्राइंगल ओपीए की। ट्राइंगल ओपीए ये आपका 90 डिग्री है, ध्यान रखिएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ओपीए ट्राइंगल की बात करें अगर हम लोग एओपी की, तो आप मुझे एक बात बताओ tan 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू ओपी अपॉन ओए। तो tan 15 की वैल्यू हो जाएगी ओपी अपॉन ओए, तो यहां से ओए की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ ओपी, क्या आ जाएगी, ओपी कॉट 15 डिग्री। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल ओपीसी की, ट्राइंगल पीओसी या फिर सीओपी की, तो ट्राइंगल पीओसी में आप tan 45 लगाओगे, tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओपी अपॉन ओसी, ओपी अपॉन ओसी। तो यहां से जो आपका ओपी है वो बराबर हो जाएगा ओसी के। अब ओपी आपका ओसी के बराबर हो जाएगा। अब बात करें अगर ओपी की, तो ओपी हमारा क्या है, ध्यान से देखिए। अब अगर सी मिड पॉइंट है ए और बी का अगर मिड पॉइंट सी है, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए ये लैंप पोस्ट है, ये लैंप पोस्ट है, ये आपका वर्टिकल स्ट्रिप है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, दोनों बराबर दूरी पे हैं इस लैंप पोस्ट के बेस से, क्योंकि इस पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 15 डिग्री है और इस पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 15 डिग्री है, और इन दोनों का मिड पॉइंट सी है जिस पे एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 45 डिग्री है। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है तो इसका मतलब है ये जो आपका लैंप पोस्ट है इसके बिल्कुल स्ट्रेटली लाई करेगा सी, विच मीन्स जो आपका ट्राइंगल ACO और ट्राइंगल BCO होगा, ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां पे आपका एंगल क्रिएट होगा 90 डिग्री विद ट्राइंगल ACO, यानी कि जो आपका पॉइंट O था, ये OC और ये AC, ये कैसे हो जाएंगे 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो जाएंगे, यानी कि 90 डिग्री हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं OP की, तो ये आपका OP था, OP किसके बराबर था, OC के। तो अगर मैं इसी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं तो क्या हो जाएगा आपका, OC की वैल्यू क्या हो जाएगी, OC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, OC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ OC की वैल्यू क्या थी, OP के बराबर थी, तो मैंने कहा OC को OP से रिप्लेस कर देते हैं, इक्वल्स टू अंडर रूट OA स्क्वायर जैसा था वैसे ही रखते हैं अभी, माइनस AC की वैल्यू क्या थी आपकी 8 के बराबर, तो माइनस 8 स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ OA की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ OP ऊपर निकाल के आया था हम लोग क्या, OP कॉट 15, तो यहां पे रिप्लेस कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कराएंगे तो OP स्क्वायर हो जाएगा OP स्क्वायर कॉट स्क्वायर 15 माइनस 64, विच मीन्स जब OP स्क्वायर को एक तरफ लेके जाएंगे बाकी सबको एक तरफ लेके जाएंगे, तो यहां इस तरफ हो जाएगा आपका 64, इस तरफ आने के बाद OP स्क्वायर आपका दोनों से कॉमन आ जाएगा, बचेगा अंदर कॉट स्क्वायर 15 माइनस 1, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपके 64 उधर जाएगी, और नीचे जब डिनोमिनेटर में आपका कॉट स्क्वायर 15 माइनस 1 जाएगा तो वहां पे उसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल 32/√3 इंटू 2 माइनस √3 के बराबर। सो दिस विल बी अवर आंसर। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें ए और बी दो इवेंट्स गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए गिवन है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड आपको गिवन है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी आपको गिवन है 1/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है 1/9। ठीक है, अब कह रहा है दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, PA' यूनियन B क्या 5/6 के बराबर होगा या नहीं, और PA' इंटरसेक्शन B' क्या 1/18 के बराबर होगा या नहीं। तो इस पैराग्राफ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, हमें चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं। तो A' यूनियन B की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिए, PB/A गिवन है, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B व्हेन A हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, क्या गिवन है 1/7। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, ये किसके बराबर है 1/7। अब आपको याद करिए, आपको PA इंटरसेक्शन B भी गिवन है, किसके बराबर 1/9 के बराबर। तो जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B आ जाएगी क्या 7/9। सिमिलरली आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज ऑलरेडी ऑकर्ड गिवन था क्या 2/5 के बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू यानी कि 1/9 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो PA की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ से 5/18 के बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B आ गई और A आ गई। अब हमें निकालना क्या था स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग, A' यूनियन B, जिसको क्या लिख सकते हैं, जिसको लिख सकते हैं 1 माइनस PA यूनियन B प्लस PB। अब देखिए इसको डायग्रामेटिकली कैसे समझाते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू, ध्यान से देखिएगा, ये रहा अपना सेट A, ये रहा अपना सेट B, यानी कि इवेंट A और इवेंट B। अब आपको क्या बताना था, A' यूनियन B, A' का मतलब A को छोड़ के बाकी पूरा किसके साथ यूनियन लेना, B के साथ, यानी कि इसके पूरे के साथ। तो इसके पूरे के साथ अगर आपको यूनियन लेना तो आपका कौन सा पार्ट रिमेनिंग रह जाएगा सिर्फ इतना पार्ट, क्योंकि आपको पूरे के साथ क्या लेना है, B का यूनियन लेना है और A को रिमूव करना है। तो A वाले में सिर्फ ये वाला पार्ट रिमूव होगा, इतना पार्ट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस PA यूनियन B प्लस PB हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो क्या हो जाएगा टोटल 1 माइनस ये वाला जो आपका एरिया है, इसको कैसे हम लोग थ्योरेटिकली लिख सकते हैं 1, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस माइनस PA हटाएंगे,
पी ए यानी कि पूरा ये पार्ट हटाएंगे और उसमें क्या ऐड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये वाला पार्ट ऐड करेंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा पूरा पार्ट इसको हटा के, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू क्या थी, पी ए की वैल्यू थी हमारी यहाँ से 5/18 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू थी 1/9। जब आप सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/6, विच मीन्स दैट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में गिवन था क्या कि इसकी वैल्यू 5/6 के बराबर है, हाँ है बिल्कुल। उसी हिसाब से क्या करेंगे, स्टेटमेंट 2 चेक करेंगे। इसमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को अगर आपको याद हो डी मॉर्गन्स लॉ में हम लोग क्या करते हैं, सेट थ्योरी में ए यूनियन बी का होल डैश करते थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, सबके ऊपर आ जाएगा माइनस साइन। सबकी वैल्यूज हम लोग को पता है, पी ए की वैल्यू पता है 5/18, पी बी की वैल्यू पता है 7/9 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी पता है हम लोग को 1/9। सबकी वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1/18, विच प्रूव्स दैट स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ से पता चलता है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों हमारे ट्रू हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें एक मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन गिवन है, जिसमें 4 स्टेटमेंट्स हैं पी क्यू आर एस। पी का मतलब है रमेश लिसन्स टू म्यूजिक, क्यू का मतलब है रमेश इज आउट ऑफ हिज विलेज, आर का मतलब है इट इज संडे और एस का मतलब है इट इज सैटरडे, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखिए क्या है, स्टेटमेंट है रमेश लिसन्स टू म्यूजिक ओनली इफ ही इज इन विलेज एंड इट इज संडे और सैटरडे, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपका जो स्टेटमेंट है वो उसमें कह रहा है कि रमेश जो है गाने तभी सुनता है, म्यूजिक तभी सुनता है जब वो अपने गांव में होता है और या तो फिर उस दिन संडे या फिर सैटरडे होता है। अब रमेश लिसन्स टू म्यूजिक, रमेश लिसन्स टू म्यूजिक का मतलब क्या है, पी, ठीक है ना। ही इज इन विलेज, क्यू का मतलब क्या है, ही इज आउट ऑफ हिज विलेज, तो निगेशन ऑफ क्यू का मतलब हो जाएगा कि वो विलेज पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड इट इज संडे और सैटरडे, संडे का मतलब है आर और सैटरडे का मतलब है एस, तो आर यूनियन एस। आप आगे देखिए, पी का मतलब क्या था, रमेश लिसन्स टू म्यूजिक, निगेशन ऑफ क्यू का मतलब क्या था, ही इज इन विलेज, क्योंकि क्यू का मतलब था ही इज आउट ऑफ हिज विलेज। उसके बाद आर यूनियन एस का मतलब था सैटरडे और संडे, तो जो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रमेश लिसन्स टू म्यूजिक इफ है ना, इफ ही इज इन विलेज, अपने विलेज में, और एंड या तो फिर उस दिन सैटरडे या फिर संडे है, तो निगेशन ऑफ क्यू एंड आर और एस। तो ये आप समझ सकते हैं इसको वर्बली कि इसको कैसे हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस विल बी अवर आंसर। इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो कोफिशिएंट्स हैं मिडिल टर्म्स के इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस, ये जो 3 आपके एक्सपेंशंस हैं इनके जो मिडिल टर्म्स हैं वो एक एपी फॉर्म कर रहे हैं, जहां पे बताया गया दैट बीटा इज पॉजिटिव, ठीक है। तो कह रहा अगर डी इसका कॉमन डिफरेंस है उस एपी का, ठीक है, तो कह रहा 50 - 2d बाई बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो उसके लिए हम लोग को डी की वैल्यू और बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। और सबसे पहले बात करते हैं मिडिल टर्म की, तो इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। इसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे, 5 टर्म्स होंगे, तो मैंने कहा इसका t2 + 1 विल बी द मिडिल टर्म, दैट विल बी व्हाट 4c2 1/√6 की पावर 2 है ना, और सॉरी 1/√6 की पावर 4 - 2 यानी कि 1/6 और बीटा x की पावर 2 यानी कि बीटा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ इस वाले की मिडिल टर्म की, इसमें 3 ही टर्म्स होंगे, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा आपका t1 + 1 यानी कि t2, दैट विल बी व्हाट 2c1 इंटू -3 बीटा x, -3 बीटा की पावर -3 बीटा x की पावर 1, तो -3 बीटा x की होल पावर 1, ठीक। उसके बाद जो हमारा ये वाला टर्म था, ये वाला जो एक्सपेंशन था, इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म हो जाएगा आपका 4th टर्म, क्योंकि इसमें टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे 7, तो दैट विल बी व्हाट t 6/2 + 1 यानी कि t 3 + 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 6c3 माइनस बीटा बाई 2 इंटू x की होल पावर 3, ये हो जाएंगे हमारे तीनों के मिडिल टर्म्स। अब ये तीनों टर्म्स जो है मिला के क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तीनों टर्म्स मिला के एपी बनाएंगे। एपी कंडीशन क्या होती है, 2 टाइम्स b 2 टाइम्स द मिडिल टर्म इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। 4c2 की वैल्यू क्या होती है 6 के बराबर, 6 से 6 जाएगा, बचेगा आपका बीटा स्क्वायर। 6c3 की वैल्यू हो जाएगी 6 × 5 × 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो बचेगा 5 × 4 20/8 को लिख सकते हैं 5/2, ठीक है। तो -5/2 बीटा क्यूब इक्वल्स टू -12 बीटा। अब इन तीनों से हम लोग एक काम कर सकते हैं, तीनों से बीटा कॉमन कर सकते हैं और कैंसल आउट करा सकते हैं, क्योंकि बीटा हमारा एक पॉजिटिव नंबर था। आप देखिए पीछे बीटा आपको एक पॉजिटिव नंबर गिवन था, तो जो एक फैक्टर आपका बीटा आ रहा है उसको आप आराम से कैंसल आउट करा सकते हैं। यहाँ बचेगा बीटा स्क्वायर, यहाँ बचेगा बीटा, तो बीटा में क्वाड्रेटिक बनेगी, वहां से बीटा की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 12/5 और एक आ जाएगी -2। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। -2 नहीं ले सकते क्योंकि बीटा आपको पॉजिटिव गिवन था, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 12/5। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, आप सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो सेकंड में जब आप बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 × 12 यानी कि -72/5
माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4 से 2 और 6 चला जाएगा, बचेगा बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 144/25। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी -504/25। हमें वैल्यू किसकी बतानी थी 50 - 2d अपॉन बीटा स्क्वायर की। तो जब आप डी और बीटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 57 के बराबर। सो दिस विल बी आवर आंसर। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में बता रहा है एक क्लास है जिसमें टोटल बॉयज और गर्ल्स की जो कंडीशन है, जो आपके क्वांटिटी है वो गिवन है बी और जी, मतलब बी बॉयज और जी गर्ल्स हैं। अब कह रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स, मतलब इसी क्लास के अगर 3 बॉयज और 2 गर्ल्स को अगर सेलेक्ट करते हैं और वो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके होते हैं 168 के बराबर, तो कह रहा b + 3g की वैल्यू बताओ। तो b में से आपको 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं और g में से आपको 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। उनको सेलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज आपके 168 आ रहे हैं, तो b + 3g की वैल्यू बतानी है। तो इसका मतलब हम लोग को b और g की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए ध्यान से, तो अगर मैं बात करता हूँ बॉयज़ को सेलेक्ट करने की, अगर 3 बॉयज़ मुझे सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम बी बॉयज़ तो दैट विल बी BC3, ठीक है। और अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूँ तो दैट विल बी GC2। भाई जी गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, दैट विल बी GC2। दोनों की चॉइसेस इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ये किसके बराबर है 168। BC3 को लिख सकते हैं b × b - 1 × b - 2। GC2 को लिख सकते हैं g × g - 1, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, b × b - 1 × b - 2 के नीचे डिनोमिनेटर में आएगा आपका 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा आपका 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 168 को क्या लिख सकते हैं 168 की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 8 × 7 × 3, और जो 3 फैक्टोरियल है वो ये रहा और जो 2 फैक्टोरियल था वो ये रहा, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए बी और जी अल्टीमेटली क्या है, बी और जी पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपने जो फैक्टर्स इधर बनाए हुए हैं, ठीक है, इधर वाले जो पार्ट को, ये जो आपका नंबर है 168, जब इसमें आपका मल्टीप्लाई होगा क्या 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा 2, तो इसको आप क्या करो, इसको फैक्टराइज कर दो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कर दो, है ना। जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स में करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 8 × 7 × 6 आ रहा है और 3 × 2 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 8 × 7 × 6 वो किसके बराबर हो सकता है, b × b - 1 × b - 2। ये लॉजिकल थिंकिंग है बिल्कुल, इसमें कोई फॉर्मूले का यूज नहीं हुआ है। यू कैन सी b × b - 1 × b - 2, ये आपका इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 8 × 7 × 6 के, और g × g - 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 × 2 के। तो क्लियरली यहां से पता चल जाएगा दैट b = 8 एंड g = 3। तो b की वैल्यू आ जाएगी 8 और g की वैल्यू आ जाएगी 3, तो b + 3g विल बी इक्वल्स टू 17। सो आवर आंसर इज 17। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बताया गया p और q पॉइंट्स हैं इस एलिप्स पे जहां पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रही हैं, और उन दोनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं जाके पॉइंट r पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। अब कह रहा अगर s फोकस है एलिप्स का ऑन इट्स नेगेटिव मेजर एक्सिस, यानी कि नेगेटिव मेजर एक्सिस वाला जो फोकस है वो अगर s है, तो sp² + sq² की वैल्यू बताओ। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बात करते हैं इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी की, क्योंकि हम लोग को फोकस निकालना है, s निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये रहा अपना एलिप्स, इसकी जब आप एसेंट्रिसिटी निकालेंगे दैट विल बी व्हाट, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है √1 - b²/a²। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो a हमारा b से छोटा है, इसका मतलब ये एक वर्टिकल एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a²/b², तो 1 - 2/4। तो 1 - 1/2 करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/√2, तो एसेंट्रिसिटी हो गई आपकी 1/√2। तो फोकस क्या हो जाएगा 0, ± BE, क्योंकि एक वर्टिकल एलिप्स है ना। अगर ये वर्टिकल एलिप्स है हमारा तो इसका नेगेटिव साइड वाला जो आपका फोकस होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, दैट विल बी 0, -BE। b की वैल्यू क्या है यहाँ से 2 और e की वैल्यू क्या है यहाँ से हमारी 1/√2, तो दैट विल बी 0, -√2। 0, -√2 हमारा आ जाएगा s का कोऑर्डिनेट। अब बात करते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे और यहाँ पे ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q है, इस पे जब आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो जाके इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट R। ये P है और ये Q है। तो मैंने कहा क्यों ना हम लोग R पॉइंट से जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ने वाली लाइन, यानी कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकाल लें। भाई पॉइंट R क्या है, हम लोग को कोऑर्डिनेट्स हम लोग को पॉइंट R के गिवन है, तो मैंने कहा हम लोग पॉइंट R के थ्रू जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं उनके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को निकाल सकते हैं। हाँ, इजिली निकाल सकते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है, t = 0। t का मतलब क्या होता है, टेंजेंट एट पॉइंट दिस, टेंजेंट एट पॉइंट R। तो जब आप √2, ध्यान से देखिएगा, √2, 2 √2 - 2 पे जब आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालेंगे दैट विल बी व्हाट, x² का रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा √2x, तो √2 से √2 जाएगा, बचेगा x/√2। यहाँ हो जाएगा y1 की जगह पे क्या हो जाएगा 2 √2 - 2 इंटू y/4 = 1। तो आप देख सकते हैं 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाले 2 से, तो बचेगा आपका x/√2 = 1 - √2 - 1/2 इंटू y। ये आ जाएगी आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। मैंने कहा इसको अगर मैं
सॉल्व करता हूं एलिप्स के साथ, देन वी कैन इजिली फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। तो अब क्या करेंगे, एलिप्स के साथ सॉल्व करेंगे। जब एलिप्स के साथ सॉल्व करेंगे यानी कि इसके साथ जब सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके x की वैल्यू जब आप √2 रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब आप x की जगह पे √2 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, और जब आप x की जगह पे 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से √2 के बराबर। तो हम लोग को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक हो जाएगा आपका √2, 0 और एक हो जाएगा आपका 1, √2। तो जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं दैट आर द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ दीज पेयर ऑफ टेंजेंट्स या फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द एलिप्स। तो क्या आ रहा है, एक हो जाएगा p और एक हो जाएगा q। आपको बताना क्या था, sp² प्लस sq²। sp² का मतलब s और p के बीच का डिस्टेंस निकालो, उसका स्क्वायर करो, प्लस s और q के बीच का डिस्टेंस निकालो और उसका स्क्वायर करो, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 13। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। सो आवर आंसर इज 13। सो इस क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है 2 की पावर n इंटू m के बराबर। तो कह रहा है जहां पे m एक ऑड नंबर है, तो कह रहा है n प्लस m की वैल्यू बताओ। तो ये जो एक्सप्रेशन में गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट तो आपका 1 है वो अलग कर देते हैं, जो आपका 49C1 से लेके 49C9 तक की 49C49 तक गिवन है, इसको मैंने कहा अगर मैं इसमें 49C0 ऐड करा दूं और अगर मैं 49C0 सब्ट्रैक्ट करा दूं तो 49C0 से मिलाकर यहां तक की ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 2 की पावर 49 के बराबर, और आगे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, क्योंकि 49C0 की वैल्यू क्या होती है 1। इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 50C2, 50C4 और 50C50 तक की गिवन है। मैंने कहा यहाँ पे भी अगर मैं 50C0 ऐड कर दूं और 50C0 सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना, तो क्या हो जाएगा 50C0, 50C4, 50C2 एंड सो ऑन, कहां तक की 50C50 तक की। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 50 माइनस 1 के बराबर, है ना। क्या होता है 2 की पावर 50 माइनस 1, ये कब होता है, जब आपका 50C0 से लेकर 50C50 तक की पूरा एक्सप्रेशन आपको गिवन होता है। लेकिन यहाँ पे आपको गिवन है क्या 50C0, 50C2, 50C4 से लेके 50C50, यानी कि ऑड टर्म्स का सम गिवन है बाइनोमियल कोएफिशिएंट का, वो किसके बराबर होता है 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 के बराबर, विच मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 49 माइनस 1। इस वाले पार्ट की बात करें तो इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 विल बी 1, और उसके बाद आगे हो जाएगा आपका प्लस 49C0 से लेकर 49C49 तक का, दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 49, और आगे आपका क्या है प्लस 1। तो यू कैन सी दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो आप आगे देखिए, तो 1 प्लस 2 की पावर 49 और 2 की पावर 49 माइनस 1, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी का यूज हो जाएगा। तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 49 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 98 माइनस बी स्क्वायर विल बी माइनस 1, और आगे क्या आपका प्लस 1, ये 1 से 1 जाएगा तो बचेगा कि 2 की पावर 98 इजिली, तो 2 की पावर 98 बचाएगा। अब ये नंबर किसके बराबर था 2 की पावर n इंटू m के बराबर, m एक ऑड नंबर था, ठीक है, तो आप अंदर से एक भी 2 कॉमन नहीं ला सकते होगे, क्योंकि अगर एक भी 2 कॉमन लाओगे तो m आपका इवन हो जाएगा। तो m अगर आपका ऑड था तो m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1 कंपैरिजन से, और n की वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ से 98। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m प्लस n, दैट विल बी इक्वल टू 99। सो 99 विल बी अवर आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि दो लाइंस हैं, दो टेंजेंट लाइंस हैं L1 और L2 जो कि ड्रॉ हुई हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पैराबोला, इस पॉइंट से ड्रॉ हुई हैं इस पैराबोला पे। अब कह रहा है अगर वही दोनों L1 और L2 टेंजेंट लाइंस इस सर्कल पे भी टेंजेंट है तो 17r की वैल्यू बताओ, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, यू कैन सी, मतलब √r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ध्यान से देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ टेंजेंट लाइंस की, तो टेंजेंट लाइंस L1 और L2 किस पॉइंट से पास कर रही है 2,0 से। तो आप मुझे बताओ अगर ये अपना पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस x/2, तो इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ गिवन स्लोप m, वो होती है y इक्वल्स टू mx प्लस a/m। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू कैन सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू माइनस 1/8 इंटू m, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1/8। तो y इक्वल्स टू mx माइनस 1/8 इंटू m हमारा ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है 2,0 से, तो आप 2,0 में सेटिस्फाई कराओ, तो 2,0 जब सेटिस्फाई कराओगे तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/4। अब m की वैल्यू 2 आ जाएंगी, तो यानी कि 2 टेंजेंट्स बन जाएंगे हमारी यहाँ से। अब एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, कोई भी एक निकाल लेते हैं, देखिए कैसे। तो 2 जब आप निकालोगे तो उसमें एक जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी वो आपकी आ जाएगी x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है, इसमें m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना आएगा। जब आप m की वैल्यू प्लस 1/4 सब्स्टिट्यूट कर दो आपको एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। अब ये जो टेंजेंट लाइन है ये सर्कल पे भी टेंजेंट हो रही थी, तो अगर ये लाइन सर्कल पे भी टेंजेंट हो रही तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जाएगी हमारी यहाँ से 4y प्लस 2 के बराबर। आप इस x की वैल्यू को उठा के इस वाले सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ से आपको y में इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसी y में इक्वेशन मिलेगी तो आप आराम से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। आप मुझे बात बताओ, y में जो क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, y में जो क्वाड्रेटिक मिलेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए 0 के बराबर, बिकॉज ये टेंजेंट लाइन और ये सर्कल ये दोनों एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि इनका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही होगा। तो जब आप y की वैल्यू x की वैल्यू क्या है
4y+2 जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे हमारे क्या होगा, y में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 0 के बराबर, और जैसे ही आप डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे तो वहाँ से आपको r की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, और जैसे ही आपको r की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से वो आ जाएगी आपकी 9/17 के बराबर, तो यहाँ 17r की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 के बराबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो मैंने समझा दिया, आप आराम से कर सकते हो। सो आवर आंसर इज 9। तो इस क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है 2 की पावर n इंटू m के बराबर, जहाँ पे बताया गया फिर से m एक ऑड नंबर है तो हमें mn की वैल्यू बतानी है, m इंटू n की। आराम से बता सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाले पार्ट को छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं इसमें आपका 10 का मल्टीपल है, तो सबसे अगर मैं 10 कॉमन ले लूँ तो देखिए क्या होगा। तो 6/3 की पावर 12 जैसा था उसको वैसे ही रखते हैं, बाकी सारे टर्म्स में से 10 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1/3 की पावर 11 प्लस 2/3 की पावर 10 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 9, क्योंकि यहाँ पे क्या था आपका 40 का मतलब अगर 10 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4। उसके बाद हो जाएगा आपका 2 क्यूब, फिर 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म था वो क्या था 10240, 10 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1024, इसको बोल सकते हैं 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 और नीचे आ जाएगा आपका 3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा जो सीक्वेंस है ये एक जीपी फॉर्म कर रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 1/3 की पावर 11, और कॉमन रेशियो की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 2 ध्यान से देखिएगा 2/3 की पावर 10 अपॉन 1/3 की पावर 11। तो 3 की पावर 11 ऊपर जाएगा, 3 की पावर 10 नीचे आएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 11 और नीचे हो जाएगा 3 की पावर 10। ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कॉमन रेशियो 6 के बराबर। सो कॉमन रेशियो आ जाएगा आपका 6 के बराबर। अब फर्स्ट टर्म क्या था 1/3 की पावर 11, अब 6/3 की पावर 12 जैसा ही 10 इसमें मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी क्या होता है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ से, तो 1 से 2 की पावर 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक की जा रहा, तो नंबर ऑफ टर्म्स है 11। तो a हमारा क्या 1/3 की पावर 11, उसमें 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, r की पावर n, r क्या आपका 6 की पावर n, n कितना हमारा 11 -1 अपॉन 6 -1। अब यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, 6 -1 मतलब 5, ये 5 से 5 चला जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 2, तो ये हो गया 2/3 की पावर 11 अभी बाहर है। इसकी बात करें तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, ये 3 से एक पावर चली जाएगी, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 11, तो 2/3 की पावर 11 और 2/3 की पावर 11 दोनों से कॉमन आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा, वहां पे बचेगा आपका 1 और यहाँ बचेगा आपका 6 की पावर 11 -1, ये वाला पार्ट इससे चला जाएगा। 6 की पावर 11 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 11 इंटू 3 की पावर 11, 3 की पावर 11 से 3 की पावर 11 चला जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर 11 हो जाएगा हमारा 2 की पावर 12 के बराबर, ये आ जाएगा हमारा 2 की पावर 12, इसका पूरा कैलकुलेशन। अब बचता क्या है m इंटू n, आप मुझे बताओ इस नंबर की वैल्यू किसके बराबर थी, 2 की पावर n इंटू m के बराबर। अब m क्या है, m एक ऑड नंबर था, तो मैंने कहा यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाइड नहीं है, तो m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1 के बराबर और n की वैल्यू हो जाएगी 12 के बराबर फ्रॉम कंपैरिजन। तो हमें बताना क्या था, m इंटू n दैट विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू 12 विच इज इक्वल्स टू 12, सो 12 इज आवर आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमें एक सेट S गिवन है जिसकी रेंज गिवन है -π/2 से π/2 सेमी क्लोज इंटरवल, और उसमें आपका एक्सक्लूडेड है -π/2 -π/4 -3π/4 और π/4। अब कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए इन सेट A, है ना, जहां पे आप देख सकते हैं tan थीटा में हमें एक इक्वेशन गिवन है। तो आप एक बात बताओ, अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A बताना जहां पे tan थीटा में हम लोग को एक इक्वेशन गिवन है, तो उसको कैसे बताएंगे। तो ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसको सिंप्लीफाई करते देखिए ध्यान से, और ये ध्यान रखिए कि थीटा की वैल्यूज हम लोग को इसी इंटरवल में लेनी है, और ये चारों वैल्यूज हटा के देखिए क्या करेंगे। ये हमारी इक्वेशन गिवन थी, इसमें मैं क्या करता हूं, मैं tan 2 थीटा को उस तरफ लेके जाता हूं और tan थीटा को इस तरफ लेकर आऊंगा, देखिए क्या होगा। तो जब ये tan 2 थीटा उस तरफ जाएगा, दोनों से इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से tan 2 थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका 1 प्लस √5 इंटू tan थीटा। इस तरफ की बात करें तो इस तरफ बचेगा √5 और tan थीटा इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका √5 माइनस tan थीटा। कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, √5 को मान लो किसी tan अल्फा के बराबर, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक tan के फंक्शन के बराबर, तो tan अल्फा की वैल्यू होगा आपके यहाँ से √5 के बराबर। ध्यान से देखिए क्या होगा, इस वाले पार्ट को जब मैं डिनोमिनेटर में इसके भेजूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस √5 इंटू tan थीटा। तो √5 को क्या माना tan अल्फा, तो tan अल्फा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका tan ऑफ a माइनस b, यानी कि tan ऑफ अल्फा माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब इस तरफ क्या बचेगा आपका tan 2 थीटा, यू कैन सी tan 2 थीटा हमारा किसके बराबर है, tan अल्फा माइनस थीटा के बराबर है। तो यहां से पता चलेगा किसके बराबर, यहां से पता चलेगा दैट 3 थीटा इक्वल्स टू अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू क्या थी मेरे भाई, ये थी हमारी वैल्यू tan इनवर्स √5 के बराबर। आराम से आप देख सकते हैं इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका 3 थीटा इक्वल्स टू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स √5। अब 3 थीटा हमारा tan इनवर्स √5 के बराबर, तो मैंने कहा पूरी इक्वेशन में tan ले लेते हैं, tan ले लेंगे तो इस तरफ हो जाएगा आपका tan 3 थीटा, इस तरफ बचेगा आपका √5। तो यहाँ से tan 3 थीटा की फॉर्मूला tan
3 थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी √5 के बराबर। जैसे ही इसकी वैल्यू √5 के बराबर आएगी तो हमें यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? तो tan अल्फा को अगर हम लोग ने √5 माना है तो tan 3 थीटा इक्वल्स टू √5 का सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू n π/3। भाई होता क्या है, n π प्लस अल्फा होता है, तो जो 3 है वो डिवाइड होगा तो हो जाएगा n π/3 प्लस α/3। अब अल्फा की वैल्यू क्या थी? tan इनवर्स √5। तो tan इनवर्स √5 थी, तो आपको क्या करना है, आपको n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए चेक करना है कि कितनी वैल्यूज हमारी इस इंटरवल में लाई करेंगी। तो जब आप n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करोगे, जैसे मान लो आपने n की जगह पे 1 रखा तो हो जाएगा π/3 प्लस α/3। अल्फा का मतलब है आपका tan इनवर्स √5/3, तो वो हमारे इंटरवल में लाई करेगा। 0 रखोगे तो α/3 आ जाएगा, वो भी हमारे इंटरवल में लाई करेगा। ऐसी 5 वैल्यूज होंगी n की जो कि हमारी इस सेट S में लाई करेगी। तो यहां से हमें पता चलता है दैट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A विल बी 5। सो आवर आंसर इज 5। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर z गिवन है a प्लस IB वेयर b नॉट इक्वल 0 बताया गया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कह रहा है लीस्ट वैल्यू ऑफ n बताइए, नेचुरल नंबर की लीस्ट वैल्यू बताइए जिसकी वजह से ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें z निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर z पता करना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन हमें गिवन है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का मॉडुलस ले लूँ तो इधर हो जाएगा आपका मॉड ऑफ z स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपका मॉड ऑफ z बार, और इस तरफ हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस मॉड ऑफ z। भाई ये तो ऑलरेडी एक नंबर है तो इसमें मॉड लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मॉड ऑफ z स्क्वायर की बात करें इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ z का स्क्वायर। अब मॉड ऑफ z और मॉड ऑफ z बार बराबर होते हैं तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा आपका मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 2 की पावर 1 माइनस मॉड ऑफ z। आप मुझे बताओ मॉड ऑफ z की ऐसी कौन सी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए? अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा एक्सपोनेंट फंक्शन है, अगर इसकी पावर 0 होती तब वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये z है इसका मॉडुलस 1 के बराबर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हमारी सेटिस्फाई होगी। देखिए आगे मैंने क्या करा, दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया, एक मॉड से एक स्क्वायर से, मतलब एक मॉड से एक मॉड कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मॉड ऑफ z इक्वल्स टू दिस पार्ट। ठीक है, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू दिस पार्ट। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका इस तरफ मॉड ऑफ z है और इस तरफ है आपका 2 की पावर 1 माइनस मॉड ऑफ z, तो आप मुझे बताओ z की क्या वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए? z की सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, क्या? मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1। तो यहां से पता चलता है दैट मॉड ऑफ z हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। अब अगर मॉड ऑफ z 1 के बराबर हो गया तो बचा क्या? अब ध्यान से देखिएगा, इस पूरी इक्वेशन में जब अगर आपका मॉड ऑफ z 1 के बराबर हो गया तो ये जो इक्वेशन हमें गिवन थी, अगर इसमें मॉड ऑफ z 1 के बराबर होगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन क्या बचेगी? z स्क्वायर इक्वल्स टू z बार। तो z स्क्वायर इक्वल्स z बार बचा। अगर मैं दोनों तरफ इसी इक्वेशन में z से मल्टीप्लाई करा दूं तो इधर हो जाएगा z बार और इधर हो जाएगा आपका z क्यूब। अब z क्यूब आपका z बार के बराबर है। z बार की वैल्यू क्या होती है अगर आपको याद हो? मॉड ऑफ z स्क्वायर के बराबर विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से z क्यूब हो जाएगा हमारा 1 के बराबर। अब अगर z क्यूब 1 के बराबर हो जाता है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान से देखिएगा, तो z क्यूब अगर 1 के बराबर है, z की दो वैल्यूज आएंगी सिर्फ और सिर्फ, क्या क्या? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 तो आ नहीं सकती क्योंकि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगी। तो आप मुझे बताओ अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। ओमेगा की पावर n इक्वल्स टू ओमेगा प्लस n की होल पावर n। ध्यान से देखिएगा, आप मुझे बताओ ओमेगा स्क्वायर, समझिए ध्यान से, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस ओमेगा के बराबर। अगर ध्यान से देखें, ओमेगा की पावर n, सॉरी यहाँ पे ओमेगा की पावर n कर दीजिए, ओमेगा की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा की पावर n। ये कब सेटिस्फाई करेगा भाई? 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी? n। अब आप मुझे बताओ ओमेगा की पावर n और इस तरफ क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n। तो n की कौन सी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? n की लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी जो इसको सेटिस्फाई करे? अगर आप 1 रख के देखोगे तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर, बराबर नहीं होता है। 2 रख के देखोगे यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ओमेगा की पावर 4, वो भी बराबर नहीं होता है। 3 रख के देखोगे तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा क्यूब और यहाँ हो जाएगा माइनस ओमेगा क्यूब, वो भी बराबर नहीं होगा। 4 रखोगे तो भी नहीं होगा, 5 रखोगे तो भी नहीं होगा। लेकिन जब आप ओमेगा की जगह पे 6 रखोगे, n की जगह पे 6 रखोगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका ओमेगा की पावर 6 और इधर हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। पावर इवन तो ये हो जाएगा प्लस और हो जाएगा ओमेगा की पावर 12। अब ओमेगा की पावर 12 जो है उसको हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब की पावर 4 जो हमारा 1 के बराबर हो जाएगा और ये भी हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो n की जो लीस्ट वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे दैट विल बी इक्वल्स टू 6। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि एक बैग है जिसमें 4 व्हाइट और 6 ब्लैक बॉल्स कंटेन कर रहा है वो बैग, और कह रहा है 3 बॉल्स से रैंडमली सेलेक्ट करी गई इसी बैग से। अब कह रहा है अगर x जो है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है अमंग द ड्रॉन बॉल्स, जो हम लोग ने बॉल्स ड्रॉ करी हैं उसमें जो x है वो अगर व्हाइट बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कह रहा है सिग्मा स्क्वायर अगर वेरिएंस है x का, अगर नंबर ऑफ ड्रॉन बॉल्स का जो वेरिएंस अगर वो सिग्मा स्क्वायर है तो कह रहा है 100 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। भाई सीधी सी बात है, टोटल हमारे बैग में कितनी बॉल्स हैं? 10 बॉल्स हैं।
ठीक है, 4 व्हाइट है और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, और जो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स हैं वो हमारा एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉ करते हैं बैक से, तो हम लोग को क्या चाहिए, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जानी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे सैंपल स्पेस की। आप मुझे बताओ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। भाई ये 10 बॉल्स है टोटल, 10 में से कोई भी 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, कितनी तरह से कर सकते हैं, 10c3 वेज में। सो 10c3 विल बी द सैंपल स्पेस। अब बात करते हैं किसकी, एक्स की, नंबर ऑफ गेटिंग एक्स बॉल्स। एक्स बॉल्स क्या है हमारी, वो व्हाइट बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब हो सकता हो कि आपने जब बॉल्स ड्रॉ करी हो तो एक भी हमारी व्हाइट बॉल ना मिली हो, या हो सकता हो मैक्सिमम लोग को एक व्हाइट बॉल मिल जाए, या 2 व्हाइट बॉल्स मिल जाए, या फिर 3 की 3 व्हाइट बॉल्स मिल जाए। तो आप मुझे बताओ उन बॉल्स की मिलने की जो चांसेस है, वो नंबर ऑफ वेज है, वो कितनी तरह से हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ गेटिंग एक्स बॉल्स, यानी कि नंबर ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल्स, तो मैंने कहा टोटल कितनी बॉल्स हैं, 10 बॉल्स हैं। तो 10 में से आप बहुत ध्यान से देखिएगा, 10 में से आपको 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो हो सकता हो कि आपको एक भी व्हाइट बॉल ना मिले, 4c0 है ना, और आपको 3 के 3 कौन सी बॉल्स मिल जाए, ब्लैक बॉल्स। तो 4c0 इंटू 6c3। हो सकता हो कि आपको एक व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल्स मिले, तो कितनी तरह से मिल सकती है हम लोग को, 4c1 इंटू 6c2। उसके बाद हो सकता हो कि हम लोग को 2 व्हाइट बॉल्स मिल जाएं और एक ब्लैक बॉल मिले, यानी कि 4c2 इंटू 6c1। और ये भी हो सकता है कि आपको 4 में से तीनों जो बॉल्स आपको मिले वो व्हाइट हो जाए और एक भी ब्लैक ना मिले। तो उसके जो चांसेस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, दैट विल बी 4c3 इंटू 6c0। तो आप देख सकते हैं ये हमारे आ गए नंबर ऑफ एक्स, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, और ये भी अलग है। ये चारों जो आपके नंबर ऑफ वेज हैं ये बिल्कुल अलग अलग है। इसमें आपने क्या किया है, रैंडमली 3 बॉल सेलेक्ट करी हैं। ये वो सारे केसेस जिसमें हम लोग को क्या मिल रहे हैं, जिसमें हम लोग को व्हाइट बॉल्स मिल सकती हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, तो जब आपको एक भी व्हाइट बॉल नहीं मिल रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। कैसे, ध्यान से देखिए, जब आप इसके नीचे डिवाइड कराएंगे, क्या, जब आप इस वाले पार्ट के नीचे डिवाइड कराएंगे 10c3, तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। भाई क्या ये nx का मतलब क्या है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, नंबर ऑफ वेज इन विच वी आर गेटिंग व्हाइट बॉल्स। तो वो ये हो गई। अगर इसमें आप 10c3 डिवाइड कराओगे तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी कि नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स जब आपको 0 मिल रही हैं ड्रॉन बॉल्स में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4c0 इंटू 6c3 अपॉन 10c3। जब आपको एक व्हाइट बॉल मिलेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 4c1 इंटू 6c2 अपॉन 10c3। यहाँ पे भी आप क्या करो, 10c3 डिवाइड करा दो, और यहाँ पे भी 10c3 डिवाइड करा दो, तो ये हो जाएंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल्स। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/6। दूसरे वाले की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगी 1/2। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आराम से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड, जब आपको 2 व्हाइट बॉल्स मिलनी है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10, और जब आपको तीनों के तीनों व्हाइट बॉल्स मिलेंगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/30। अब हमें क्या गिवन था, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस गिवन था। वेरिएंस का फॉर्मूला हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि इसको बोलते हैं म्यू स्क्वायर, मीन का स्क्वायर। तो जब आप सबकी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन के बाद आ जाएगी इसकी वैल्यू 56/100 के बराबर। अब 56/100 आएगी तो हम लोग को वैल्यू किसकी बतानी थी, हम लोग को वैल्यू बतानी थी 100 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू। तो 100 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू बतानी तो इस 100 को उस तरफ मल्टीप्लाई करा दो, तो 100 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 56 के बराबर। सो 56 विल बी अवर आंसर। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। सो क्या करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है, sin 6x जो गिवन है। अब आप सोचेंगे सर इसको हम लोग क्या करें, इसको x में कन्वर्ट करें sin 3x का फॉर्मूला लगा के, फिर sin 2x का फॉर्मूला लगा के, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आप एक काम करो, इसमें फैक्टर्स क्रिएट करो। sin 6x है, अगर मैं इसमें sin 4x सब्ट्रैक्ट कराता हूँ तो 4x ऐड भी कराना पड़ेगा, है ना। अगर sin 4x अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कराते हैं इसमें से, तो sin 4x आपको ऐड भी कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आपको sin 4x को बैलेंस करना तो आप एक काम करो, sin 2x सब्ट्रैक्ट कराओ, और अगर आपने सब्ट्रैक्ट कराया तो आपको क्या करना पड़ेगा, sin 2x को ऐड भी कराना पड़ेगा। देखिए आगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, फैक्टर्स बनाने से क्या होगा, यहाँ हो जाएगा sin c माइनस sin d, यहाँ भी sin c माइनस sin d, और यहाँ पे भी sin अपॉन sin b। अब ये sin 2x जो है इसको आराम से हम लोग इजीली ब्रेक कर सकते हैं 2 sin x cos x के फॉर्म में। रही बात इसकी, जब आप इन सब का एलसीएम लेंगे तो वही एक्सप्रेशन आ जाएगा, 4x चला जाएगा, 2x चला जाएगा, ऊपर बचेगा sin 6x और नीचे बचेगा sin x। 60 कांस्टेंट था वो बाहर आ जाएगा सबसे पहली बात। अब आप क्या करो, ऊपर sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाओ। तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c माइनस d/2, यानी कि 2 sin x और cos c प्लस d/2, तो cos 5x। तो sin x से sin x चला जाएगा, बचेगा आपका 2 cos 5x। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा sin c माइनस sin d का फॉर्मूला 2 sin c माइनस d/2, यानी कि 2 sin x से sin x गया, बचा 2, और cos c प्लस d/2, तो cos 6x/2 यानी कि cos 3x। और यहाँ पे तो आप जानते हैं 2 sin x cos x हो जाएगा, sin x से sin x जाएगा, बचेगा आपका 2 cos x। आराम से काम खत्म हो चुका है।
इसकी बात करें तो इसका क्या हो जाएगा आपका साइन 5x अपॉन 5, तो 2/5 साइन 5x। इसकी बात करें तो हो जाएगा 2/3 कॉस साइन 3x। इसका हो जाएगा आपका 2 साइन x ओनली। अपर लिमिट क्या है π/2, लोअर लिमिट है 0। जब आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे और जब आप लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, लोअर लिमिट पे तो सब 0 हो जाएगा, अपर लिमिट जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा साइन 5 π/2 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1, बचेगा यहाँ से 2/5। यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 π/2, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी यहाँ से 1, यहाँ बचेगा 2/3 और यहाँ पे बचेगा आपका 2। तो 2 + 2/3 + 2/5 को जब ऐड करोगे और उसमें जब 60 मल्टीप्लाई कराओगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 104। सो 104 विल बी अवर करेक्ट आंसर।